फूड स्टार्ट पैशन से होता है पर किचन साइंस से चलती है। स्विगी जोमेटो के थ्रू आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। सर ये बहुत बड़ा एक ना मिराज है कि फूड में बहुत प्रॉफिट है। इंडिया में ना एक चीज और भी है जो शायद लोगों को इस इंटरव्यू के बाद पता चलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज है हमारे साथ में क्लाउड किचन के एक फाउंडर। आज इनसे जानेंगे हम किस तरीके से आप क्लाउड किचन अपना शुरू कर सकते हैं, और अगर आप अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, तो उसको आप क्लाउड पे कैसे लेके जा सकते हैं। आज है हमारे साथ में होई फूड्स के फाउंडर इंद्रजीत रॉय जी। हाय, मेरा नाम इंद्रजीत रॉय है। मैं फाउंडर हूँ होई फूड्स क्लाउड किचन कंपनी का। करेंटली हमारे सारे ऑपरेशंस दिल्ली और बैंगलोर में हैं। हम लोग टोटल 110 किचन चला रहे हैं टोटल दिल्ली एंड बैंगलोर के अंदर। हर 3 किलोमीटर में हमारा एक किचन अवेलेबल है जहाँ से हम लोग फूड सप्लाई करते हैं, और यू कैन ईजिली फाइंड अस इन स्विगी एंड जोमेटो, एंड हमारी अपनी वेबसाइट भी है hoypure.com वहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी जर्नी कैसे रही, कैसे आपने सब कुछ शुरू किया। सो ये जर्नी हॉय की बहुत इंटरेस्टिंग रही है। 2017 जब एक समय था जब मैं कंसल्टिंग रोल में था। सो कंसल्टिंग जब आप करते हो तो आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, और आप ट्रैवल करते हो तो आप बहुत सारे होटल्स में रखते हो। सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को समझ में आई थी होटल के अंदर वो ये थी कि मैं किसी भी होटल में खाना कौन सा खाऊं और क्यों खाऊं, वो चीज़ मेरे को श्योर नहीं थी, क्योंकि होटल के अंदर मेरा खाने का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। तो हॉय की जर्नी स्टार्ट हुई थी सबसे पहले 2017 में कि इन सारे के सारे होटल के अंदर हम लोग खाने को कैसे ठीक करें। और उसके लिए फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे होटल्स हैं मार्केट में और इन सारे के अंदर खाने की प्रॉब्लम है, तो ये सारे के सारे होटलों को ठीक कैसे किया जाए इनका खाना। और सारे के सारे आज की डेट में भी हमारे जो किचन्स हैं वो होटल से ही ऑपरेट करते हैं। तो हम लोग होटल के अंदर खाने को ठीक करते हैं। इंटरनल जो वहाँ के कस्टमर्स हैं उन लोगों के लिए हम उनका इन रूम डाइनिंग मेन्यू है उसको ठीक करते हैं, और उसी लोकेशन को यूज़ करते हैं क्लाउड किचन के थ्रू बाहर के कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा मॉडल जो हमने बिल्ड किया है वो स्टार्ट होटल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हुआ था कि होटल के अंदर कैसे खाना ठीक किया जाए, और इवेंचुअली ये क्लाउड किचन में डेवलप हुआ है, क्योंकि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ गई थी जो फूड बिजनेस में आती है वो होती है जगह। कि वो जगह हमारे पास हर 3-4 किलोमीटर में एक होटल है जहाँ पे हम ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो जगह हमारे पास है, तो क्यों ना उस जगह को हम ऐसे यूज़ करें कि हम लोग आसपास के लोगों को भी सर्व किया जाए। और वहाँ से हॉय फूड्स एज ए क्लाउड किचन कंपनी डेवलप हुई 2018 में। 2017 से 18 हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ होटल की प्रॉब्लम सॉल्व करी, और 18 में हमने क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको रियलाइज़ ये हुई कि इस जो फूड बिजनेस में सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि आपका जो सबसे बड़ा खर्चा जो होता है ना वो होता है उस जगह का रेंट। वो हमारे लिए फ्री हो गया, तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा मॉडल बहुत अच्छे से शेप अप हुआ और यूनिट इकोनॉमिक्स इसके सस्टेनेबल बन पाए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि होटल को यूज़ करके ये क्लाउड किचन नेटवर्क बना है। तो जो वैल्यू आज हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये नेटवर्क है, हम हर 3 किलोमीटर में अवेलेबल हैं और हम खाना बना सकते हैं। इस नेटवर्क में हम जो खाना आप डालते जाएंगे वो दुनिया तक पहुंचा जाएगा। इस नेटवर्क की वैल्यू है, तो हमारे लिए नेटवर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कंसल्टिंग उस टाइम पे आप किस चीज़ की करते थे। कंसल्टिंग मेरा खुद की कंपनी थी कंसल्टिंग की भी। तो मैं थोड़ा सा अपने कैरियर के बारे में बता देता हूँ। 2010 में मैं IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ, तो और मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया पेप्सी से। पेप्सी में मैंने IIT से क्या किया था। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करी थी। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मैंने फैक्ट्रीज के अंदर कैसे फैक्ट्री की कॉस्ट कम करा जाए वो मेरी स्पेशलिटी थी। तो मैकेनिकल के अंदर आता है ये। तो मैंने पेप्सी में स्टार्ट किया। पेप्सी में सप्लाई चेन नॉर्थ डिवीजन के अंदर सब जगह पे समय पे कैसे पेप्सी का वेयर हाउसिंग से बॉटल पहुंचे और कहीं भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो, वो मेरे अंडर आता था स्टार्टिंग में। तो मैंने एज ए एनालिस्ट स्टार्ट किया, बट 1 साल पेप्सी के अंदर काम करके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा मैसिव स्केल पे होता है कि आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा बहुत ज़्यादा आप वैल्यू नहीं कर पाते हो। तो 1 साल के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। वो था एजुकेशन टेक पे। कंपनी का नाम था स्किलविल। स्किलविल उस समय 2011 में हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट इन सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको ये नहीं पता कि ये इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट बोला गया इसलिए कर रहे हैं, और उस समय फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इन लोगों के जॉब्स का बहुत बड़ा इशू था। तो हमने एक असेसमेंट बनाया था, एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट, जिसमें बच्चा अगर कॉलेज फाइनल ईयर में
टेस्ट देगा एम्प्लॉयबिलिटी का, तो उसको ये पता चल जाएगा कि मैं किस सेक्टर में एम्प्लॉयबल हूँ और मेरे को कहाँ पे जॉब अप्लाई करनी चाहिए। और सिमिलरली वही डेटाबेस कॉर्पोरेट्स भी यूज़ कर सकते हैं कि ये बच्चे का स्कोर मेरे वाले सेक्टर में अच्छा है। तो हमने ये बनाया, 3 साल इसको चलाया, करीबन 1 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया। फिर इस कंपनी को मैंने सेल किया 3 साल चलाने के बाद। दैट वाज माय फर्स्ट एग्जिट स्टार्टअप इंडस्ट्री में। तो खुद ही पूरा इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में? नहीं, इसमें भी हमने सीड कैपिटल लिया था। देयर वर फ्यू पीपल हु इन्वेस्टेड, बट इसको जब हमने सेल आउट किया था तो उसमें ये कंपनी थी सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट की। तो हमने इसको, नोएडा में एक कंपनी है, उनको इसको बेचा था 3-3.5 साल चलाने के बाद। और वहाँ से मेरे को पहला अपना स्टार्टअप एग्जिट मिला, जिसके बाद मेरे को लगा कि अब कहीं और ज्वाइन करने से अच्छा मेरे को दूसरा पैशन समझ में आया था कि इंडिया में बहुत सारे स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल मीडियम बिजनेस है। कोई 5 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, कोई 10 करोड़ का कर रहा है, कोई 100 करोड़ का कर रहा है, पर सब स्मॉल मीडियम बिजनेस ही आते हैं। तो रियलाइज़ ये हुआ था कि ये इतना बड़ा स्पेस है और इन सब में बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज हैं। इन सब के अंदर बहुत काम करने का तरीका फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है। घर के अंदर डाइनिंग टेबल में बिजनेस के डिसीजन लिए जाते हैं रादर देन ऑफिस के अंदर। पिताजी और बेटा ने ज्वाइन किया बिजनेस को, अब पिताजी का सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये चलाएगा कि नहीं चलाएगा, और अगर ये नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा, इसी के लिए तो किया था मैंने। अब बेटा बोलता है कि मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, मैं आपकी फैक्ट्री में आके तो नहीं बैठूंगा। तो ये सारे इश्यूज बहुत होते हैं और एफिशिएंसी बहुत ख़राब होती है फैक्ट्रियों की। तो हमें लगा था ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतने सारी फैक्ट्रीज हैं, इन सब के अंदर बहुत सारा काम हो सकता है। तो हमने कंसल्टिंग जो स्टार्ट करी थी वो स्पेसिफिकली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से मेरा मतलब है करीबन 10 करोड़ से 100-150 करोड़ की कंपनी है रेवेन्यू वाइज। इनके अंदर, इनकी फैक्ट्री में कैसे हम ऑटोमेशन लाएं, कैसे इनकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, और जो बेटा है जो कि फैमिली बिजनेस है, उसके साथ कैसे हम लोग उस बेटे को बिजनेस के अंदर विजन डालें ताकि वो पिताजी से बेटन ले सके और आगे खुद चलाए। वो हमारी बहुत ही नीश बुटीक कंसल्टिंग फर्म थी जो ये काम कर रही थी। इसको मैंने करीबन 3 साल चलाया। 3 साल चलाने के बाद आई थिंक आज भी मैं बोलूँगा कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था हमारा, अगर मैं आज बैक डेट पे काम करूँ तो सोचूं तो। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे को उसमें हुआ वो ये हुआ था कि मॉडर्न दुनिया में ना टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई थी जिसका लेवरेज होता है। लेवरेज मतलब कि उसके फ़ायदे से आज मेरी मेहनत से मैं कुछ कर पा रहा हूँ, उससे 10 बन पा रहा है, बट मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करके मेरी मेहनत 100 बना सकता हूँ। तो कंसल्टिंग में मेरे को वो चीज़ नहीं मिल पाई कि भाई ये चीज़ 10 लोग मिलके, पर हमारी टीम थी 20 लोगों की हो गई थी, 20 लोग मिलके कंसल्टिंग कर रहे हैं, 10 से 15 क्लाइंट हर समय चल रहे हैं, बट इस 15 को 500 कैसे किया जाए 20 लोग ही रख के, ये टेक्नोलॉजी कैसे कंसल्टिंग में लाए, वो मैं फिगर आउट नहीं कर पाया। मेरे को मैकेंजी शायद सबसे बड़ी कंपनी है ये सारा जो काम करती है। मैकेंजी आज मैकेंजी बनी है, उसको 100-150 साल लगे हैं। आइडिया था कि जो मैकेंजी ने 100 साल में किया उसको 10 साल में कैसे कर सकें, बट वो सोल्यूशन फिगर आउट नहीं कर पाया क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पीपल डिपेंडेंट बिजनेस था। पीपल, लोग ही चाहिए, लोग ही बोलेंगे। तो एसओपीज बना रखे थे आपने? एसओपीज बना रखे थे हम लोगों ने, एसओपीज सिस्टम्स इम्प्लीमेंट भी बहुत किए थे हम लोगों ने, बट चेहरा चाहिए लोगों को। तो स्मॉल बिजनेस में ये। तो कितना रुपए लेते थे आप कंसल्टिंग का उस टाइम पे? कंसल्टिंग का हमारे ना आवरली फीस थी। टिपिकली ऐसे मान लीजिए कि आप एक क्लाइंट हैं, उनके साथ हम लोगों को एंगेजमेंट डिसाइड हुआ है हमारे कि हम रिसोर्स बता देते हैं कि इस पूरी चीज़ में एक एंगेजमेंट मैनेजर, 3-4 लोग लगेंगे, ये आपका इन्वेंट्री अभी 3% वेस्टेज होता है, हम 6 महीने में इसको 1% पे ले आएगा, आपकी सेविंग इतनी ज़्यादा होगी, उस सेविंग से आपको हमें 20% देना है, तो हमारी फीस ये आती है। तो टिपिकली जितना हम सेव करा पाएंगे उसी का एक फ्रैक्शन पे हमारी फीस जनती थी। डायनामिक प्राइसिंग होती थी? डायनामिक प्राइसिंग होती थी, पर हम उसको पर आवर डिवाइड करते थे फिर कि हमारा 8 आवर का एंगेजमेंट रहेगा, हम 10 घंटे दिन के यहाँ हमारी टीम बताएगी, तो पर आवर प्राइस ही है। क्या अप्रॉक्स क्या बैठता था? जो हमारे कंसल्टेंट प्रोफाइल थे रफली वो सारे IIT और IIM के थे, तो पर आवर प्राइसिंग तकरीबन 5000 to 4000 इसके बीच में वेरी करती थी अगर सीनियर लेवल पे जाएं, और अगर जूनियर लेवल पे जाएं तो इट गोज टू अराउंड 1000 to 1500। और कितना टाइम लगता था एक को कन्वर्ट होने में? डिपेंड करता है। हम लोगों को रियलाइज़ हुआ था कि एक क्लाइंट जब आता था तो वो उसके प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होते थे। एक प्रोजेक्ट किया उसने, अब अगला प्रोजेक्ट करो, तो हमारे एक क्लाइंट की लाइफ
2.5 साल 1.5-2 साल आराम से चलती थी। 2.5 साल में कितने घंटे आप देते थे ऑन एवरेज उनको? पूरी टीम का एफर्ट अलग अलग था। अगर आप मेरी पर्सनली बात करोगे नहीं मतलब पूरी टीम कितना देती थी, कंपनी कितना देती थी? रफली 40 आवर्स अ वीक। 40 आवर्स अ वीक, तो मतलब 20,000 रुपये, 80,000 रुपये महीना हो गया। 80,000 रुपये महीना हो गया फॉर 1 पर्सन। अगर 2 लोग लगे हैं तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो उस टाइम पे इतने क्लाइंट्स थे? रफली एक क्लाइंट से हमें 6 to 7 लाख की बिलिंग थी। ठीक है। एक क्लाइंट से। तो वो था, और उसमें दो और लोग देना तैयार हो जाते थे इंडिया के अंदर? शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई थी। ठीक है। पहले हम लोग छोटे टर्नओवर वाली कंपनीज पे आते थे, पर हमको स्वीट स्पॉट मिला था एक्चुअली जिनका टर्नओवर रफली 100 करोड़ से 400 करोड़ के बीच में जो उनके टर्नओवर हैं, मीडियम बिजनेसेस, वो स्वीट स्पॉट अच्छा था हमारे लिए। वहाँ पे वो लोग तैयार भी होते थे, और हमारे काम का जो इम्पैक्ट है ना, क्योंकि उनका टर्नओवर ज़्यादा है, तो हमारे काम, हम 1% भी बचत भी वो करोड़ों में हो जाएगी। तो उसलिए उनके लिए भी वाइबल था हमें इतना पैसा दे पाना। ज़्यादा छोटे में हम लोगों को शुरुआत में बहुत चैलेंजेस हुए थे। फिर छोटे आपने किए थी? फिर छोटे हमने करने कम कर दिए, बिल्कुल। तो फिर वो जो ओरिजिनल विजन था ना कि मैं सारे एसएमईज को पकड़ूंगा, वो कहीं ना कहीं मेरे को टूटता हुआ दिखा कि यार घूम फिर के मैं थोड़े बड़े क्लाइंट पे जा रहा हूँ, क्योंकि रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तो मैं साल के 15 क्लाइंट 20 क्लाइंट ही कर पाऊंगा, बैंडविड्थ बढ़ा के 50 हो जाएंगे, बट मैं ये लाखों जो हैं उन तक कैसे पहुंचूं? तो मेरे को वो रास्ता नहीं मिला था। स्टार्टिंग में सारा इन्वेस्टमेंट आपका ही था? इस पूरी कंसल्टिंग फर्म में हमने कहीं से बाहर से पैसा रेज नहीं किया, बिकॉज इसमें जरूरत भी नहीं है। तो वहाँ से पिछली जो बेची थी आपने, वहाँ से भी था, एंड इसमें कंसल्टिंग में इज बेसिकली इट्स यू आर गेटिंग पेड, आपको पैसा मिल रहा है घंटों का। तो आपकी कोई सामान की कीमत नहीं है जो आपको खरीद के इन्वेंट्री में रखनी है, तो लागत भी कमी लगती है। उसके बाद एक्चुअली कंसल्टिंग करते वक्त मेरे को ट्रैवल बहुत करना पड़ता था, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मेरे सारे क्लाइंट्स थे फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरियाज में। अब मैं इंडिया में कहीं जाके ट्रैवल कर रहा हूँ अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज में, तो मेरा जो होटल स्टे था ना वो बहुत अच्छे 5 स्टार्स में नहीं होता था, क्योंकि एक तो कंपनी मेरी थी, मेरे को कोई 5 स्टार में रुकवा नहीं रहा है, तो मेरे को सारे खर्चे खुद ही करने हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करता था। और दूसरा ये भी है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो आपको वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है बहुत अच्छा, तो मेरे को बजट होटल में रुकना पड़ता था। बजट होटल को मैं डिफाइन करूँगा, आप ऐसा मानो आप एक किसी अच्छे ओयो को देख लो, 18 रूम 15 रूम की जो प्रॉपर्टी होती है, 2,500 3,000 3,500 रुपये कमरा का किराया होता है। ऐसे होटल में बहुत ज़्यादा रहा हूँ मैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, ठीक है। इन होटलों में खाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, तो मैंने जाके पूछा कि मतलब मेरे को डर क्यों लग रहा है आपके मेन्यू में देख के कि आपने लिखा तो हुआ है कि इसमें चिकन लबाबदार है, बट मैं डर के ऑर्डर कर रहा हूँ कि पता नहीं कैसा देगा, मेरे को ऐसा क्यों है? मतलब नॉर्मली आप जाते हो रेस्टोरेंट में तो आप डरते नहीं हो, बट यहाँ पर डर लग रहा है, क्योंकि मैंने इतने ख़राब एक्सपीरियंसेस देख लिए थे, और मेरे को पता था कि ये तो दे ही नहीं पाएगा। तो मैंने एक 3-4 होटल ओनरों से बात करी कि यार आप लोगों का खाना इतना ख़राब क्यों है? तो उन्होंने बोला मेरे को कि खाना जो हमारा ख़राब है उसका मतलब हम मानते हैं पहली बात तो कि हमारा उतना अच्छा नहीं है, ख़राब तो कोई नहीं बोलता है। उसका कारण ये है कि किचन जो है ना हमारी, वो हमारे लिए कॉस्ट सेंटर है, मतलब कि हर महीने हमारी जेब से किचन में पैसे जाते हैं, हम वहाँ से कुछ कमाते नहीं हैं, ठीक है। और खाना अच्छा करने के लिए मेरे को अच्छा शेफ़ लाना पड़ेगा। अच्छा शेफ़ मैं लाऊंगा तो इतना, मेरे हैं तो 15 कमरे ही, मैं बाहर से तो ला के खिला नहीं सकता। 15 कमरों से कितना रेवेन्यू हो जाएगा कि उससे शेफ़ की सैलरी निकल जाए, तो फिर मैं अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं ला सकता, तो हम लोग इसमें फंस जाते हैं। और हमारी किचन भी बहुत छोटी होती है, मेरे पास अगर प्रॉपर्टी है तो मैं कमरे ज़्यादा बनाऊंगा ना, किचन ज़्यादा नहीं बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि मेरी तो कमाई कमरों से होती है, तो मैं छोटी किचन बनाई है। कोई भी शेफ़ अगर मैं बुला भी लूँ तो वो इस किचन में काम करना नहीं चाहता कि भाई इतनी छोटी किचन में कैसे काम होगा। तो इसीलिए इसी चक्कर में फंसते गए, और आज की डेट में हम लोग खाने के लिए रूम के लिए बचाने जाते हैं। और हम अब उनके लिए दिक्कत ये हो रही थी कि आज ओयो आ गया, इतने सारे होटल आ गए कि सारी पावर उनके पास चली गई। तो अगर मैं खाना ठीक नहीं करूँगा तो मेरे पास तो जहाँ जिसका कमरा सस्ता है वहाँ चले जाएंगे लोग, मेरे लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो लोग परेशान थे इस चीज़ को लेके। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हॉय का जन्म हुआ था। फिर खाने को इम्प्रूव कैसे किया आपने? खाने को इम्प्रूव करने की भी बहुत अच्छी स्टोरी है। हॉय में ना एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए पहले दिन से ही, कि
इस कंपनी को ना बिना शेफ के बनाना है, भले ही फूड कंपनी बना रहे हैं, कि इस कंपनी में शेफ नहीं चाहिए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करी थी ना। हाँ जी। हम लोगों ने नोटिस किया कि आप मैकडॉनल्ड्स देखोगे, ठीक है, आप KFC देखोगे, जो जो लड़कियां आपका खाना दे रहे होते हैं उनमें से किसी ने शायद हॉस्पिटैलिटी की डिग्री भी नहीं करी होती, ना ही कोई कभी लाइफ में पहले किचन में गया होता है। सारे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो शेफ़ तो नहीं है, पर खाना उनका आता है हर बार वैसे का वैसा। आप मैकडॉनल्ड जाओ, KFC जाओ, तो आपको पता है कि आपको क्या मिलने वाला है, कभी इतना भी अलग इधर उधर नहीं होता है, और वो सामने वाला बंदा शेफ़ नहीं है। और यहीं आप इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाओ तो पीछे शेफ़ होता है। आज शेफ़ का मूड ख़राब है तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, आज शेफ़ का मूड अच्छा है तो बहुत ज़्यादा मक्खन चला गया खाने में, ठीक है। हाथ वो एकदम कारीगरी, शेफ़ लोग ना खाने को कारीगरी की तरह देखते हैं, कि जैसे पेंटर होते हैं ना वैसे ही, कि कारीगरी है मेरी ये। बट उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका बिजनेस हो जाता है शेफ़ के डिपेंडेंट। शेफ़ छुट्टी पे चला गया तो बिजनेस ऊपर नीचे हिल जाता है, शेफ़ ने छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाती है। तो हमारे लिए ये था कि इतने सारे होटलों में शेफ़ डालना तो पॉसिबल नहीं है, वो भी सिर्फ 15 कमरे के इन रूम डाइनिंग के रेवेन्यू के लिए, ठीक है ना। तो शेफ़ तो हटाना पड़ेगा हमें सिस्टम से। तो हम लोगों ने मैकडॉनल्ड्स की फ़िलॉसफी को यूज़ किया। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अगर देखोगे तो मैकडॉनल्ड्स में सारा खाना पीछे से बन के आता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीहीटिंग होती है, ठीक है। रीहीटिंग में भी उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस बनाए हुए हैं कि यहाँ पे खाना आपके सामने फ्रेश आएगा बट रीहीट होगा। तो हम लोगों ने भी सेंट्रल किचन सेटअप करी, वहाँ से सारा का सारा खाना बनाया। और जैसे आप पैकेज फूड देखते हो, हर चीज़ इंडिविजुअली पोर्शन, आज की डेट में आप बटर चिकन लेते हो तो कढ़ाई आती है, राइट, उसमें से इतना निकाल के 5 प्लेटें बना दी। बट हम लोगों ने हर चीज़ को इंडिविजुअली पोर्शन वाइज पैक किया, ठीक है। टमाटर प्यूरी अलग दे दी, प्याज। फुल बना के डिश। अच्छा ठीक है। हर, जैसे अगर मेरे मेन्यू में 50 आइटम है या 20 आइटम है, बटर चिकन, दाल मखनी, ऐसे 2 एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो दाल मखनी का 400 ग्राम का पैकेट फुल बना बनाया, ठीक है। उसमें उसको हमने कोशिश करी किचन के अंदर, आउटलेट में, होटल के अंदर नमक की भी ज़रूरत ना पड़े। उसका काम सिर्फ और सिर्फ उसको गर्म करना है और कस्टमर को देना है, ठीक है। और इंडिया में ना एक चीज़ और भी है, शायद लोगों को इस इंटरव्यू के बाद पता चलेगा कि फ्रोज़न फूड पीछे बहुत चलता है, ठीक है, आगे नहीं चलता है। सामने तो सबको फ्रेश चाहिए, ठीक है, सबको फ्रेश चाहिए, ठीक है। बट आप 5 दोस्त जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, ऑर्डर करते हो 5 अलग अलग डिश, ठीक है, और वो 10 मिनट में ले आता है। 15 मिनट हो गए तो यार बड़ी लेट कर दी, हम सब चिल्लाते हैं। 10 मिनट में 5 डिश कोई फ्रेश कैसे बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इंडिया में ना पीछे सब फ्रोज़न यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, कोई ग्रेवी आधी यूज़ करता है, कोई फुल यूज़ करता है, सबके अपने अपने स्टाइल है। कोई 3 दिन के लिए यूज़ करता है, कोई महीनों के लिए यूज़। जैसे मैकडॉनल्ड्स की जो पैटी है वो उसकी एक साल की शेल्फ लाइफ है, ठीक है ना, बशर्ते आप उसे -18 डिग्रीज में रखो जहाँ पे आप आइसक्रीम रखते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने जो पूरा का पूरा डिज़ाइन किया सिस्टम, वो इंडियन खाने के लिए किया, मैकडॉनल्ड्स के प्रिंसिपल्स यूज़ करके, कि भाई इंडियन खाने को प्रिजर्वेटिव डाल रहे हो? 0 प्रिजर्वेटिव, 0 कलर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीज कर रहे हैं खाने को, इसके सिवा कुछ भी नहीं। उसकी एक साइंस होती है, ब्लास्ट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी होती है, IQF करके भी टेक्नोलॉजी होती है, जिसके थ्रू हम इसको फ्रीज करते हैं, ठीक है, जिससे वो इंटैक्ट रहता है। बट खाने में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। खाना फ्रीज करना आसान है, खाने को फ्रीज खाने को गर्म कैसे करें कि वो वैसा ही टेस्ट करे, वो मुश्किल काम है। तो हमारा पूरा ध्यान इस पे भी गया कि खाने को कितना आसानी से गर्म किया जाए कि भाई वो निकल के वैसे ही खुशबू दे और वैसा ही स्वाद रहे, क्योंकि खाना ख़राब नहीं होता है अगर आप उसका टेम्परेचर 0 कर देते हो, -18 कर देते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरे ऐसे पैकेट डिज़ाइन करे और हमने होटल्स के अंदर, फ्रीज़र के अंदर ये सब कुछ शिप करना शुरू कर दिया। और अब फिर ऑर्डर आता है तो कस्टमर सीधा फ्रीज़र से, किचन का लड़का के फ्रीज़र से खाना निकालता है, गर्म करता है। गर्म कैसे करता है? नॉर्मल गैस पे? माइक्रोवेव करो या तो ओवरनाइट थॉ करो, ओवरनाइट बाहर निकाल के रख दो और अगले दिन वो कर दो। अगर आपको इतने भी ऑर्डर नहीं है कि आप इतना भी एक दिन का भी रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर माइक्रोवेव करके पैन पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप रेस्टोरेंट वालों से पर पीस का कॉस्ट ले रहे थे? मैं पर पीस का कॉस्ट ले रहे थे, और सामने हमने अपना मेन्यू रख दिया हर रूम पे, ठीक है। और फिर बहुत सारे होटल में सेम मेन्यू, सेम टेस्ट हो गया और सेम प्राइसिंग हो गई।
बस प्राइसिंग भी सबकी सेम रखी, मतलब प्राइसिंग आपने डिफाइन करी? हमने एमआरपी का कंट्रोल हमने लिया। क्या मार्जिन देते थे आप रेस्टोरेंट वालों को? 20-25% टाइप मिलता था होटल वाले को, ठीक है, सेल पे। बाकी सारा हमारे पास, पर हमारा फूड का और जो लेबर है, जो एक, क्योंकि इसमें ना सेमी स्किल्ड स्टाफ चाहिए, अब आपको शेफ नहीं चाहिए, तो बहुत हाई सैलरीड लोग नहीं चाहिए, क्योंकि उसका काम सिर्फ गर्म करना ही है। तो और हमारे लिए सिस्टम बहुत बन गया था सिंपल, कि सब कुछ 5 बटर चिकन बिके, 5 पाउच गए, तो सब कुछ एफएमसीजी कंपनी की तरह मूव करने लग गई। तो हमारे लिए ये कितनी वेस्टेज हो रही है, वेस्टेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फूड में, वो जीरो हो गई हमारे लिए। तो उसकी वजह से हम लोग मल्टीपल लोकेशन भी जा पाए, अदरवाइज नहीं जा पाए। ठीक है, तो मतलब होटल वाले की जगह यूज करते थे, स्टाफ आपका होता था? हम एक लड़का देते थे, बाकी स्टाफ उनका होता था? बाकी सर्विंग उनकी होती थी, हम किचन के अंदर के लिए एक स्टाफ देते थे। और एक स्टाफ से हो जाता था? मेजरली अगर 30 रूम से बड़ी प्रॉपर्टी है तो दो लोग चाहिए होते थे। ठीक है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट लेते थे, अब वो उधार में मिलता था? ऑर्डर आया रिसेप्शन, उनको जो इन्वेंट्री बनानी है वो आप डालते थे या फिर वो हम खरीदते डालते थे, हम डालते थे। आप डालते थे, उसके बाद जो सेल आती थी उसको वो हम 25% रखते थे। मतलब उसका 25% आप कमीशन उनको देते? हाँ जी। तो उनके लिए क्या हो गया कि कस्टमर भी ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि खाना टेस्टी हो गया, हर बार अच्छा हो गया, भागने शेफ कोई और चला गया आगे, टेंशन ही नहीं है, और जो पहले उनके लिए जिसमें नुकसान होता था वो प्रॉफिट हो गया। और कुछ गारंटी भी देते थे आप इनको? गारंटी बल्कि हम लेते थे कि आप कितने रूम फुलफिल करके रखोगे, क्योंकि आपके रूम ही नहीं भरेंगे तो सब दोनों को नुकसान है। तो ये सिस्टम। फिर आपने वहीं से क्लाउड करना भी शुरू कर दिया? फिर हमें लगा कि हम इतने किचन्स में हैं, इतने सारे होटलों के अंदर। कितने हो चुके थे तब तक आपके पास ऐसे होटल? हम अपने पीक पे, कोविड से जस्ट पहले 130 होटल्स पे थे। और जब आपने क्लाउड का सोचा उससे पहले कितने थे? रफली 50-52। अच्छा, ठीक है। और सारे दिल्ली एनसीआर में थे? दिल्ली एनसीआर में थे सारे के सारे, ठीक है। तो 2018 में हमें तब हमने 2018 में हमने अराउंड एक 4 CR का छोटा सा राउंड भी किया था। ठीक है, पहला राउंड था वो? पहला राउंड नहीं था ये, उससे पहले एक राउंड और हुआ था 1.5 करोड़ रुपए का 2017 में, मिड ऑफ द 17 में, जस्ट टू टेस्ट द आइडिया। तो उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मेरे साथ, वो लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। एक हैं संजीव मेहंदी रत्ता, वो मैकडोनल्ड्स के पहले एम्प्लॉय थे इंडिया में। उन्होंने इंडिया में लेटेस्ट आइसबर्ग लेटेस्ट तक उगवानी शुरू करी है, कुछ पहले थी नहीं सप्लाई चेन। और दूसरे हैं संदीप कोहली, जो कि यम पिज़्ज़ा हट KFC उसके MD रह चुके थे सब कॉन्टिनेंट रीजन में। और अभी जो मेरे को फाउंडर पवन, वो कॉन्टिनेंटल इक्विपमेंट चलाते थे। वो जितने भी आपने सबवे KFC देखे हैं ना, वो उन्होंने सेटअप किए हैं किचन इक्विपमेंट वाला सी। तो मैं इनके पास आइडिया लेके गया था। तो हम जो पहला राउंड हुआ था वो आई थिंक प्रेजेंटेशन पे हुआ था, उस पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आइडिया के ऊपर कि मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, इसमें हेल्प चाहिए। तो उन्होंने बोला ऐसे सॉल्व हो सकती है, तो चलो मिलके स्टार्ट करते हैं। सबने थोड़े थोड़े पैसे डाले, और उन्होंने फिर एक लमसम अमाउंट और भी डाला था जस्ट टू स्टार्ट द आइडिया। फिर जब ये थोड़ा आइडिया सही लगा, कुछ इक्विटी कितनी क्या क्या हुआ था उस टाइम पे? इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, इक्वल टाइप्स, मतलब सबका अलग अलग था, जिन्होंने जितना पैसा डाला और जिसका जितनी मेहनत है, तो उसके हिसाब से डिवाइड हुआ था वो। बट सबने ही पार्टिसिपेट किया था राउंड में मिलके। उसके बाद बट मेरे को उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा चाहिए थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो थी उस समय मेरे लिए। तो उसके बाद जब आइडिया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सब कुछ सही हो गया, जब हमने शुरू किया था इस कंपनी को 2017 में अराउंड अगस्त में ओयो हमारा क्लाइंट बन गया था। ओयो ने हमें 40 प्रॉपर्टीज़ खुद से आके अप्रोच करके दी थी कि आप ये सब कर रहे हो, हमारे साथ हमारे लिए भी कर दो। तो ओयो क्लाइंट बन गया था। ओयो क्लाइंट बनते ही फरवरी मार्च में 2018 में हमने 4 CR रेज किया, एंड 2019 के मिड में फिर हमने 2 मिलियन रेज किया। और हम अभी एक और राउंड एकदम क्लोजर पे है, वो अब न्यूज़ आ जाएगी, वो भी अब क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, जब तक ये वीडियो आएगी अगर आ चुकी होगी तो मैं दिखा दूंगा, आप मुझे अपडेट दे देना। हाँ जी, ठीक है। तो कितने % इक्विटी डिल्यूट करनी चाहिए हर राउंड पे? करनी चाहिए और करनी पड़ती है, में फ़र्क होता है। हाँ, ठीक है। तो टिपिकली तो आई थिंक जो चलता है वो ऐसा होता है कि मैंने जो नोटिस किया है, मेरे अंडरस्टैंडिंग में एक सेट फॉर्मूला होता है जो इक्विटी दे रहा होता है कि मेरे को 20% चाहिए। आप उसके हिसाब से वैल्यूएशन करते हो। अगर आपने वैल्यूएशन मान लो कर लिया 20 करोड़ रुपए की, ठीक है, 20 करोड़ की वैल्यूएशन आपने करी और आपको चाहिए 2 करोड़, तो वो बोलेगा मैं 2 करोड़ तो दे दूंगा, मेरे को 2 करोड़ देने में दिक्कत नहीं है, पर मेरे को 20% चाहिए। तो या तो मेरे से 4 करोड़ ले लो या फिर 10 करोड़ कर लो अपनी वैल्यूएशन, क्योंकि मैं
इतनी मेहनत 2 करोड़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि इक्विटी मतलब स्टेक ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, मतलब पैसे से ज़्यादा स्टेक, क्योंकि अगर मैं बेट ले रहा हूँ, मैं 10 रुपये भी दूँ या 1 करोड़ भी दूँ, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, बट मेरी मेहनत उतनी ही लगनी है। तो मैं जब मेहनत कर ही रहा हूँ तो मेरे को कुछ अपसाइड लंबा चाहिए, तो लोग ऐसा सोचते हैं। तो 20% से 25% सेट फॉर्मूला है, हर राउंड पर डाइल्यूट होता है। अब और कितने एक्स तक होना चाहिए वैल्यूएशन का? आपकी इंडस्ट्री का क्या स्टैंडर्ड है? फूड का आ सकता हर इंडस्ट्री का क्योंकि अलग अलग होता है। फूड का आ सकता हूँ मैं आपको। आई थिंक इसका बेस्ट एग्जांपल आपको जुबिलेंट फूड देगी। ठीक है, जुबिलेंट फूड अपने प्रॉफिट का 10x है। अच्छा, तो यहाँ पे प्रॉफिट की गेम है या रेवेन्यू का? नहीं, स्टार्टअप्स अर्ली स्टेज में जब आप आइडिएट करते हो उस स्टेज पे आपको प्रॉफिट की गेम नहीं है, बट आप ऐसा मानो 4x to 3x 4x 5x ऑफ द मल्टीपल अच्छी वैल्यूएशन है। 3x 2x एवरेज वैल्यूएशन है। आप वो नेगोशिएशन स्किल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 4-5 3 to 4 आप मान के 3 to 4 मान के चले। साल में जितना आपने रेवेन्यू किया है उसके ऊपर आपने जितना जो आप महीने का आज कर रहे हो इंटू 12 करो, तो वो हो गया आपका एनुअलाइज रन रेट इंटू 4। ठीक है, ठीक है। और अगर हमारी ग्रोथ आ रही है तो उसमें हम कुछ करेंगे? ग्रोथ पे ही तो ये, जैसे एग्जांपल के लिए पिछले महीने मैंने 1 लाख की सेल करी, इस महीने मैंने 2 लाख की सेल करी, प्रोजेक्टेड है इस महीने में मैं शायद 3 लाख की सेल करूंगा, तो मैं इस प्रोजेक्शन को ऐड करके 1 साल निकालूंगा नहीं, या फिर अभी 3 जो है उसको आप जब जब रेस कर रहे होगे उस समय जब बात चल रही है उस समय उस महीने कितना कर रहे हो? ठीक, इंटू में 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू में 3 इंटू में 4 इज अ बेटर ऑप्शन। 3 इज अ लिटिल अंडर वैल्यूएशन। अर्ली स्टेज डिपेंड भी करता है। अगर मेरी कंपनी ऑलरेडी 400 करोड़ की है तब 2 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो चुका है। तो जितना अर्ली होता है उतना ज़्यादा हायर नंबर होता है, क्योंकि लोग फ्यूचर पे बेट कर रहे हैं। पुराने नंबर्स तो क्या है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या किया आपने? फिर क्लाउड किचन हमने स्टार्ट किया, फिर हमने रेस किया। अनफॉर्चुनेटली कोविड का इम्पैक्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा था। एक तो आपने कब शुरू किया था ये क्लाउड वाला? 2018 लेट में? लेट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल रन किया आपने। 1.5 साल रन किया। हम लोगों ने किचन्स बढ़ा दिए बहुत सारे, बैंगलोर ओपन कर लिया, हैदराबाद में जगह तक फाइनल कर दी थी, फिर जस्ट कोविड आया तो हम लोग दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद तीसरी सिटी थी जो खोल रहे थे। बैंगलोर में आज भी प्रेजेंट है हम। तो जस्ट हैदराबाद ओपनिंग के बाद कोविड हुआ और हमारा इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा था। उसका कारण ये था कि हम लोग होटल से चला रहे थे, तो होटल सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुए। तो हमारे सारे रातों रात 130 से हमारी प्रॉपर्टी हो गई 22, सारे होटल बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट हमारा ये हुआ था कि हॉय फूड्स की जो पोजीशनिंग है ना, हम लोग, हमारा जो ब्रांड है वो बना है उन लोगों के लिए जो कि घर से दूर रहते हैं बट टिफ़िन का खाना भी नहीं खाना चाहते, थोड़ा बहुत 200 रुपये 180 रुपये के प्राइस पॉइंट पे ऑफिस में खाना मंगाते हैं जो लोग। तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया, तो हमारी लंच सेल सबसे ज़्यादा होती थी, ऑफिस के लोग मंगाते थे। तो होटल बंद हो गए, वर्क फ्रॉम होम सब चले गए, तो हमारी वाली सेल भी बंद हो गई, बहुत कम हो गई। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा था हमारा। हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2 CR पहुँच गया था मंथली। पहले कितना था? 2 CR प्री कोविड था अच्छा, अराउंड। कोविड के बाद 1/6 हो गया था वो। तो हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा डॉन्टिंग टाइम था, बट मतलब अंदर से ये था कि ठीक है, नोबडी कैन सी दिस राइट। तो हम लोगों ने रादर देन कि हम वेट करें कि कोविड ठीक होगा उसके बाद क्या कहते हैं वापस हम रिगाइन करेंगे, तब तक बैठते हैं, हमने ये नहीं किया। हमने एक वर्टिकल दोबारा शुरू किया नया, और वो लॉजिकली आपने B2B को B2C ले गए। हाँ जी। तो थैंक्स टू कोविड मैं ये भी बोलूँगा कि हमने एक नया वर्टिकल शुरू किया हॉय प्योर के नाम से। हमने ये नोटिस किया कि लोग वर्क फ्रॉम होम पे चले गए हैं, तो सडनली डिमांड रेडी टू ईट और रेडी टू कुक इस सेगमेंट की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, लोग घर पे खाना बना रहे हैं। तो हमने पहली बार, आज से पहले आपने अगर सुना होगा मेरी अभी स्टोरी में, हम पहले होटल पे डिपेंडेंट थे कि होटल में कितने लोग आ रहे हैं, फिर हम डिपेंडेंट हो गए स्विगी जोमेटो में कि भाई स्विगी जोमेटो कितना बिजनेस देगा, अंदर कितनी मार्केटिंग कर सकते हैं उसके हिसाब से। पहली बार हम लोग गए D2C। D2C इज़ ए वेरी वेरी न्यू ट्रेंड।
इंडिया में इसका बूम आने वाला है। आप पर्सनल केयर जो इंडस्ट्री है आपके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे ऑलरेडी देख चुके हो। डी टू सी इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर मतलब कि कस्टमर आपका है, किसी और का नहीं है। आप स्विगी के भरोसे नहीं हो, आपके वेबसाइट या आपकी ऐप में आके लोग आपका सामान खरीद रहे हैं। ये अलग ही पावर है जो कि हमें भी नहीं पता थी, बट कोविड की वजह से जब हमने शुरू किया तो ये पता चली। पर्सनल केयर इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत अच्छे से ये लिया गया है। फूड में बहुत कुछ लोग हैं जो ये कर पा रहे हैं और हम उनमें से अब एक हैं। तो रेडी टू ईट, रेडी फ्रोज़न फूड, पहले हमने नोटिस किया कि हमारा ना सब कुछ फ्रोज़न पीछे से है, सामने हम गर्म करके दे रहे हैं जैसे इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स हैं। अब जब लोग फ्रोज़न ही खाने को तैयार हैं तो फ्रोज़न ही सीधा बेचते हैं, गर्म भी क्यों करना है, ठीक है। तो हमने हाइपर स्टार्ट किया और लकीली वो हमारा पूरा वॉल्यूम रिकवर हुआ और इस बार फुल D2C से रिकवर हुआ ओवर द पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। और एक चीज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि भाई कोविड जब खत्म हो जाएगा तो वापस तो नहीं गिर जाएगा, अभी की डिमांड है ये, पर ऐसा हुआ नहीं। उसका कारण ये था कि लोगों को सडनली रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो ज़्यादा टेस्टी भी है, ठीक है। आप गरम गरम, जैसे हमने हमारा एक प्रोडक्ट है समोसे, ठीक है। अब वो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार ये समोसे मैं अपने तेल पे तल रहा हूँ। पहली बात तो मेरे को पैकेट से खोला मैंने अपना, तो तेल कितनी बार यूज़ हो रहा है, हाइजीनिक है, बाहर का तेल पता नहीं कितनी बार यूज़ होता है, और ये आधे दाम में भी मिल रहा है। और मैं किचन से मेरी पार्टी हो रही है तो सामने आ रहा है गर्मा गर्म। हमारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, चिकन कुरकुरे मोमोज हैं, कचौड़ी विद सब्जी है। हमने स्ट्रीट फूड कैटेगरी को हमने सब्जी भी दे रहे हो? सब्जी भी दे रहे हैं। अब ये फ्रोजन 18 वाला रहता है इसमें? तो ये -18 में रहता है, आपके फ्रीज़र में रहता है ये सामान, जहाँ आप आइसक्रीम रखते हो वहाँ से निकालो, बस आप फ्राई करो, एयर फ्राई करो और गर्मा गर्म अपने आप से सर्व करो। तो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये तो हेल्दी तो नहीं बट हाइजीनिक ज़्यादा है। और हेल्थ तो नॉर्मल, आप जब बाहर से खा रहे हो कचौड़ी तो सेम ही है और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो डिमांड कोविड कम होता गया पर डिमांड हमारी बढ़ती गई। तो हमें लगा कि हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए हिट कर गई है कि अब हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। शेल्फ लाइफ कितनी है? शेल्फ लाइफ है 3 महीने, 0 प्रिजर्वेटिव, 0 फूड कलर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग करी गई है। आप नॉर्मल घरों में भी अगर बचपन में कुछ याद हो, बहुत ज़्यादा घरों में ऐसा होता था कि अगर मम्मी चली गई है थोड़े दिनों के लिए तो 3 दिन का खाना फ्रीजर में रख के चली गई है और पिताजी और बेटे निकाल के खा रहे हैं। तो आप ऐसा ही मानो कि सिंपल सी वही टेक्नोलॉजी है, खाना ख़राब नहीं होता अगर आप ढंग से फ्रीज़ करो। दूसरी चीज़ ये है कि पैकेज फूड है ना, तो इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज आती है कि मेरे को पता है कि मैं इतनी कैलोरी खा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यह है, ये FSSAI के लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, तो मैं उसमें झूठ नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो मेरे को पता है मैं क्या खा रहा हूँ, क्या कोलेस्ट्रॉल है, क्या जा रहा है। अब मार्केट से लेके खाओगे तो पता नहीं है ना कौन सा तेल लगा है, उसके अंदर क्या है। तो ये लोगों को बहुत पसंद आने लगा। तो सारा रिकवरी हमारा इस पैकेज साइड पे बहुत तेज़ी से रिकवर हुआ। और मतलब बेस्ट पार्ट ये था कि D2C फूड इज़ समथिंग विच हमने क्रैक कर लिया है, जो हमें बहुत ज़्यादा, और अगला रेस भी हम इसी पे ही कर रहे हैं। जो हमारा अगला रेस होने वाला है जो भी, वो इसी ही चीज़ को बढ़ाने के लिए ज़्यादा है। ठीक है, मतलब मेजरली कंपनी ही कर रही है, पर वो जो इन्वेस्टमेंट इस वर्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया मेरे अभी बातों बातों में कि लॉजिस्टिक किस तरीके से हैंडल करा आपने थ्रू आउट। तो सबसे पहले तो आप कह रहे हो कि आपने एक सेंट्रलाइज किचन बनाया, वहाँ पे फ्रोजन होके रेस्टोरेंट तक जा रहा था, तो आपको जिसमें डिलीवरी करनी थी वो भी सॉर्ट ऑफ फ्रोजन टाइप की होनी चाहिए, मतलब कोई फ्रिज टाइप होना चाहिए। उसके बाद वहाँ से बनने के बाद उसके घर, कस्टमर के घर पे जा रहा है, एक लॉजिस्टिक का पार्ट ये आ गया। प्लस अभी जो आप कर रहे हो D2C, इसके अंदर भी लॉजिस्टिक चाहिए, और यहाँ पे भी आप नॉर्मल कोरियर पार्टनर से तो रिलाई कर नहीं सकते। तो किस तरीके से पूरी लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम सॉल्व किया? हम ये D2C हो या ना हो, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमारा जो सप्लाई चेन है ना वो बहुत रोबस्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग कोल्ड चेन यूज़ करते हैं। तो आपका जहाँ सामान बन रहा है वहाँ पे बनने के बाद स्टोर आपने फ्रीज़ कर दिया, वहाँ पे स्टोरेज चाहिए -18, तो बड़े बड़े आपके पास कूलर्स होते हैं जो रखते हैं। फिर वहाँ से पैक होके वो जो व्हीकल है वो -18 में होना ज़रूरी है। वो जाएगा वेयरहाउस में, वेयरहाउस में सामान -18 में रहेगा। फिर वो जाएगा आउटलेट्स में, होटल्स में, वहाँ पे फ्रीज़र होने चाहिए।
और फिर वो जाएगा कस्टमर के घर पे। हॉयप्योर के केस में तो फिर फ्रोजन जाता है, तो वो भी लास्ट माइल में भी हमने इंश्योर किया कि जो बॉक्सेस हैं जिस पे सामान जाएगा उसके अंदर हमने कूल पैक्स डाले और उसको बंद करके ऐसे डिलीवर किया कि अगले 40-45 मिनट तक टेम्परेचर का ड्रॉप ना हो। और खुद ही लॉजिस्टिक्स थ्रू आउट फुल एंड टू एंड हम लॉजिस्टिक्स हमारी खुद की है स्टार्टिंग स्विगी जोमेटो के ऑर्डर्स पे नहीं, वो स्विगी जोमेटो देखता है जो क्लाउड किचन वाला पार्ट है, बट हॉयप्योर में हमारी है। और फूड में ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि कोई भी आज ऑर्डर करूं मैं और 2 दिन तक वेट करूं अमेजोन के या फ्लिपकार्ट से, वो नहीं चलता। फूड मतलब अभी मन किया अभी चाहिए, आज तो खाना ही है, अगर आज कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 घंटे वेट कर लोगे, राइट। तो हमारे लिए हाइपर लोकल जाना ज़रूरी था। एक तो फ्रोज़न है तो आप जा भी नहीं सकते, पर फूड कैटेगरी भी ऐसी है कि इंस्टेंट कंजम्पशन है, ठीक है। तो हमसे जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं वो उनको 3-4 घंटे में आता है और वो फ्रीज़र में स्टॉक कर लेते हैं, फिर जब मन करता है खाते रहते हैं। इस तरह से सिस्टम है, तो वो हमने एंड टू एंड अपना बनाया। इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि लॉजिकली ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 3 घंटे में 4 घंटे में डिलीवर करना। तो ये जो होटल है ना हमारे, अच्छा वही पार्टनर है, वही पार्टनर अभी भी हैं, और हर थोड़ी देर में हमारा एक हब है, वहाँ से हर कुछ पिन कोड्स मैप्ड है, वहाँ से वो डिलीवरी उस पिन कोड की उस वाले होटल से हो जाती है। तो वही मैंने शुरुआत में बताया था ना कि ये जो सप्लाई चेन नेटवर्क है ना, ये बन गया है। इसको एक तरफ नेटवर्क बढ़ाओ और एक तरफ बिजनेस आइडियाज डालते जाओ। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, मार्केटिंग किस तरीके से करी है अपने इनिशियल पीरियड के ऊपर? पहले तो रेस्टोरेंट वाला तो अपना चल रहा था, पर जब अभी आपने शुरू किया D2C, इसकी मार्केटिंग कैसे करी? तो इसके लिए एक्चुअली ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पजल है। मार्केटिंग तो 2 तरह से होती है, एक होती है एफिशिएंट और एक होती है कि बहुत पैसा है आपके पास, आप थोड़ा हो डालते जाओ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग कहीं बीच में थे एक्चुअली, हम क्योंकि हमने राउंड रेज किया था तो भी हम लोग एकदम बहुत ज़्यादा कैश स्टार्व्ड भी नहीं थे, बट ऐसा भी नहीं था कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा रेज कर रखा है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेजर हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि फेसबुक एंड गूगल, दीज आर द 2 मेजर सोर्स फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। तो हमारा मेजॉरिटी इस पे आता है कि फेसबुक गूगल पे ऐड चलाते हैं, बट वो जो ऐड के कंटेंट है ना, वो हम लोगों ने खुद तो बनाते हैं, बट हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट किया, उनको सैम्पल्स दिए और उनको बोला वीडियो बनाओ। इंस्टाग्राम के मेजरली 15,000 से लेके 100K फॉलोअर्स वाले बहुत सारे लोगों को, और उन्होंने जो वीडियो बनाया उस पर हमने ऐड चलाई। तो उससे हमारा कंटेंट फ्री में बना सैम्पल्स के लिए, और बहुत नेचुरल कंटेंट बनता है, और नेचुरल कंटेंट फेसबुक में ज़्यादा चलता है, तो हमारा उससे कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम होने लगा। तो वो हमने पूरा इन्फ्लुएंसर्स को आपने कोई कॉस्ट भी नहीं दी, मतलब पैसा भी नहीं दिया, सिर्फ सैम्पल्स दिए, सिर्फ सैंपल दिए? ठीक, मतलब आपने रैंडमली सबको दे दिए? हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को कनेक्ट किया, उन लोगों ने जो मानता गया उनको भेजते गए, उनकी वीडियो ली और उस वीडियो पे ऐड चलाया। तो ये पूरा, इसे हम लोग हमारी इंडस्ट्री में मतलब मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको पता ही होगा, बोलते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो हमने UGC बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, तो जो ऐड चला रहे थे वो अपने हैंडल से चला रहे थे? हाँ, वो हम अपने हैंडल, और उनको टैग कर रहे थे इन रिटर्न? हाँ हाँ, तो दोनों को मिल रहा था। एग्जैक्टली। अगर इंडिया के अंदर किसी को खुद का क्लाउड किचन खोलना है, आपने जो खोला, आपका तो अलग ही तरीके का खोला आपने, पर अगर किसी को जेन्युइनली खोलना है, जैसे कि मेरी वाइफ चिकन बहुत अच्छा बनाती है, मैं सिर्फ चिकन ओनली 1-2 डिश के साथ में ही शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे शुरू करूँ? स्टार्ट कैसे करना है और क्यों करना है, दोनों अलग अलग सवाल है। मैं पहले कैसे, वैसे थोड़ा आसान है, क्यों मुश्किल है, तो मैं पहले क्यों पे फोकस करना चाहूँगा। आई थिंक होता क्या है कि ना, इंडिया में फूड सबका पैशन रहा है और रहेगा भी, और हर किसी को ऐसा होता ही है कि मेरा खाना अच्छा है तो मैं वो करता हूँ। बट फंडामेंटली अगर आप क्लाउड किचन या ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो मैं एक चीज़ सबसे पहले बोलूँगा कि एक होता है ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, कि कितना मिलेगा जितना रिस्क है, वैसे ही एक होता है एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशो, कि जितनी मेहनत है ना उसका रिवॉर्ड कितना मिलेगा। तो इस इंडस्ट्री का सबसे कम है एफर्ट टू रिवॉर्ड, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिवॉर्ड मिलेगा अर्ली डेज में, शुरू के दिनों में, ठीक है। आगे जाके इसके फ़ायदे और अलग बात है। तो अगर आज की डेट में, जैसे कि मान लो मेरा एक चिकन का डिश है जो कि बहुत ज़्यादा मैं टेस्टी बनाता हूँ, ठीक है, तो क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इस चीज़ को फिक्स करूँ कि मैं जब बनाता हूँ ना, तो मैं 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बनाता हूँ, या 10 लोगों के लिए।
पर जिस दिन मैं 100 लोगों के लिए बनूंगा, क्या वो स्वाद सेम रहेगा? ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आप खाने को उठा के बल्क में बनाते हो ना, रेसिपी फट जाती है। ठीक है, आप में से पता नहीं बहुत लोग होंगे जो कि मेस में खाया होगा। ठीक है, तो मेस का खाना टेस्टी इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि वो रेसिपी छोटे में तो बहुत सही लगती है बट बल्क में हिल जाती है। तो और बल्क की ट्राई, और बल्क आप कुछ खोल रहे हो तो आपको बल्क में ही मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेसिपी ठीक करना बल्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बिफोर कुछ भी करने से पहले मेरे हिसाब से, कि भाई 100 लोगों के लिए बनेगा। तो वो कैसे करें, एसओपी तैयार करके टाइप्स? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, मतलब अगर किसी को स्टार्ट करना है तो किसी शादी पार्टी इन सब चीज़ों में, क्योंकि आप 100 लोगों का खाना बना के फेंकोगे तो हो नहीं बार बार, उसके बर्तन भी अलग होते हैं, किचन भी अलग होगी, सब कुछ होगी। तो आपको ट्राई करना चाहिए केटरर्स के पास जाके, मतलब आप जैसे ही आपके रिलेटिव्स में कहीं पार्टी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे जस्ट गो एंड बिकम ए शेफ फॉर दैट डे। सबसे आसान और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है रेसिपी ट्राई करने का बल्क में ये। ठीक है, तो रिश्तेदारी में कोई भी शादी हो रही हो या फिर कोई फंक्शन हो रहा होगा तो उसमें आप एक अपनी रेसिपी डालो कि हम मैं ये डिश मैं बनाऊंगा सबके लिए, 50 लोग आ रहे हैं, बाकी तो बन ही रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि एक की वजह से सबका खराब हो जाएगा, बुरी बनती है तो। बट इससे क्या हो जाएगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि बल्क में रेसिपी कैसे हिलती है। ठीक है, क्योंकि फूड स्टार्ट पैशन से होता है पर किचन साइंस से चलती है। ठीक है ना, पैशन सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को टेस्ट दे पाएगा, 100 लोगों को टेस्ट नहीं दे पाएगा, 100 लोगों को टेस्ट साइंस दे पाएगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब साइंस मिल गई अब। ठीक है, उसके बाद जब आपका बल्क का हो जाए तो आप सबसे पहले ना मेन्यू, आज की डेट में ना प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि क्लाउड किचन कोई भी स्टार्ट कर सकता है, तो हर कोई स्टार्ट भी कर रहा है, तो डिफरेंशिएटर क्या है ये निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, आप अगर आज की डेट पे क्लाउड किचन शुरू करो जो कि दाल मखनी और बटर चिकन बेचता है, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ जर्नी। ठीक है, जस्ट बिकॉज आप बटर चिकन अच्छा बनाते हो उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया आप इसे खरीदेगी। बहुत, तो डिफरेंशिएटर क्या है, और डिफरेंशिएटर सिर्फ स्वाद में नहीं होता है, डिफरेंशिएटर थीम में भी हो सकता है, डिफरेंशिएटर आपके पोर्शन में भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंशिएटर अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने ये बोला है कि मैं चिकन का कोई एक डिश बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं किस तरीके से पैक करूँ और मेरी स्पेशलिटी क्या है। सो किसी भी रेस्टोरेंट को अगर आप देखोगे ना, हिट करना है तो एक डिश चाहिए होती है सिर्फ जो हिट बनाती है, पूरा मेन्यू कभी हिट नहीं बनाता है। ठीक है ना, आप चाहो तो मैकडॉनल्ड्स का एक आलू टिक्की है जिसने उसको खड़ा किया है इंडिया में स्पेसिफिकली। ठीक है, मैकडॉनल्ड KFC का वो जिंगर और दूसरे प्रोडक्ट्स है। तो एक चीज़ है ना, इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को लगती है, जब इंसान सोचता है मेन्यू बनाने के लिए तो वो सोचता है 50-100 आइटम हो, बड़ा मेन्यू हो, क्योंकि वैरायटी चाहिए लोगों को, वैरायटी चाहिए। वैरायटी नहीं चाहिए। आप मैकडॉनल्ड्स जाओ तो वो स्पेशल बर्गर स्पेशलिटी स्टोर है, राइट, उसके 8 या 7 ही SKU होंगे, उस 7 को उसने इस तरीके से दिखाया कि 40 दिखते हैं कॉम्बोज बना बना के। ठीक है, मेन्यू इंजीनियरिंग है ये। तो सिमिलरली सबसे पहले आप अपना मेन्यू फ्रीज करो जो कि छोटा हो। जितना बड़ा मेन्यू रखोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपकी लाइफ ऑपरेशंस में भी, और उतना ज़्यादा आप स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। वेस्टेज भी आ सकती है। वेस्टेज तो आएगी ही आएगी, मतलब वो तो ऑपरेशंस में नाइटमेयर है ही। दूसरे लोग रखोगे, सबको ये लगता है ना, इंडिया में दिक्कत क्या है कि यार तुम्हारे मेन्यू में गुलाब जामुन नहीं है, गुलाब जामुन रख लो चल पड़ेगा, तो उसके तो इतने गुलाब जामुन बिकते हैं। ये सबसे पहले लोग एडवाइस देते हैं, तुम्हारे मेन्यू में ये नहीं यार, ये रख लेगा ना चल जाएगा, मैंने वहाँ देखा उसके बहुत बिकते हैं, तू भी रख ले। और मेन्यू होता जाता है बड़ा 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 बड़ा। ठीक है, अब इंडिया में जनरल खाने के लिए मत खोलो क्लाउड किचन। ठीक है, खोलना है तो आपको स्पेशलिटी करनी पड़ेगी कि मैं इन 5 चीज़ों का एक्सपर्ट हूँ, कि भाई ये 5 चीज़ें मेरे से अच्छी नहीं बना सकता। मैं आपको खाना है बटर चिकन, चले जाओ कहीं और, मेरे पास मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको खाना है चॉकलेट ट्रफल एज एन एग्जांपल, तो इससे अच्छा कहीं और मैं ढूंढ के दिखाओ। वो एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि इंडिया में लोग सबको खुश करना चाहते हैं। नहीं, मैं कुछ कम ही लोगों को खुश करूंगा, पर वो इतना खुश होंगे कि वो कहीं और नहीं जाएंगे। फिर ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है क्लाउड किचन खोलने के लिए। तो मेन्यू बनाएं, मेन्यू में स्पेशलिटी क्या है आपकी, कि भाई दिस इज़ द थीम, दिस इज़ द स्पेशलिटी, कीप इट वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प। 10 आइटम भी हो तो कोई बुरा नहीं है,
10 आइटम को ही अलग अलग पोर्शन बना के, कॉम्बोज बना के आप 50 दिखा सकते हो मेन्यू में, पर आपके कोर 10 ही लग रहे हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा मेन्यू रखा जाए ताकि आपके ऑपरेशंस इंप्रूव हो, ठीक है। उसके बाद तो एक टिपिकल प्रोसेस है कि जब आपने मेन्यू बना लिया, ये सारा कर लिया, तो उसके बाद स्विगी जोमेटो लिस्ट। रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? पहले गवर्नमेंट से कोई रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी? हाँ, आपको एक FSSAI लेना पड़ता है। FSSAI के लिए भी एक तरीका सही है, एक तरीका जुगाड़ है, मैं दोनों बता देता हूँ, ठीक है। इंडिया में 12 लाख रुपए तक जब आपकी सालाना सेल नहीं होती, तब तक आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। नहीं है? जब 12 लाख रुपए जब तक साल का टच नहीं करते हो, तब तक आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन से काम चल जाता है। अच्छा, चल जाता है। 12 लाख के ऊपर आपको लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की कीमत है 100 रुपये। FSSAI रजिस्ट्रेशन की कीमत 100 रुपये। वेबसाइट में जाके अप्लाई करोगे, 100 रुपये जमा करने पड़ेंगे, बट शायद वो आपको 4, 5, 6 महीने में भी ना दे, ठीक है। फिर आप गूगल करके FSSAI कंसल्टेंट टाइप करोगे, वो आपको आधा दिन में भी दे सकते हैं या एक दिन में भी दे सकते हैं, और वो आपसे लेंगे 2000 रुपये, बट आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन आपका आ जाएगा आपके हाथ में। अभी सिस्टम ऐसा है, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन घर पे भी कर सकते हैं हम ये चीज़? घर पे कर सकते हो, छोटे स्केल पे बिल्कुल कर सकते हो। स्विगी जोमेटो में लिस्ट करने में कोई भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी ही लेनी चाहिए। वैसे कमर्शियल एक्टिविटी आफ्टर अ सर्टेन स्केल इज नॉट अलाउड फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज, वो रूल है, बट स्टार्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है घर से। ठीक, किसी को स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि चलेगा वेरले, नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जोमेटो स्विगी पे रजिस्टर करना है, उसका क्या प्रोसेस है? तो FSSAI रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया। FSSAI रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कंपनी बनाओगे आप। कंपनी अगर नहीं बना, प्रोप्राइटर पे चलाओगे तो GST नंबर आपको अप्लाइड फॉर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अभी नहीं भी है तो या फिर आपका GST नहीं है तो आपको पैन कार्ड, आपका अगर 20 लाख से कम है टर्नओवर तो GST की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको फिर पैन कार्ड में एक एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ती है जोमेटो स्विगी को। वो आप देखिए, जोमेटो स्विगी के बहुत सारे POCs हैं, ठीक है। आप उनके वेबसाइट में जाके भी बोलोगे वो तो आपके को कांटेक्ट करेंगे, उनको सबमिट करोगे, अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोगे, मेन्यू दोगे, इस पूरे प्रोसेस में लग जाता है 1 महीना, ठीक है। ठीक है। उनका कोई इंस्पेक्शन करने के लिए भी आता है? नहीं, कोई नहीं आएगा, ठीक है। नो इंस्पेक्शन, नथिंग, आप मेन्यू दोगे, दैट्स इट। और कुछ की कोई पैसे वैसे भी लेते हो? जोमेटो लेता है आपसे शायद 2000 रुपये, ठीक है, नॉमिनल कॉस्ट है। हाँ, और स्विगी भी आई थिंक 3500 समथिंग लेता है। और डायरेक्टली कंपनी से अप्रोच करना है या इसके भी एजेंट बैठे हैं? नहीं, इसके बीच में कोई नहीं, कंपनी से होता है ये, इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट। और जब हमारी सेल बढ़ जाए 12 लाख से ऊपर, तो फिर तब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें भी कंसल्टेंट हेल्प करते हैं, पर उसमें इंस्पेक्शन बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब उसके बाद फिर प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ेगा, उसके बाद स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कितना कॉस्ट आएगा उस टाइम पे क्लाउड किचन स्टार्ट करने का? लाइसेंस का? लाइसेंस की फीस ज़्यादा नहीं है, 50,000 60,000 साल भर के लिए, पर तब तक आपका वॉल्यूम इतना होगा कि आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। और इनिशियल सेटअप करने का कॉस्ट क्या आता है? डिपेंड करता है कुजीन टू कुजीन। अगर आप पिज्ज़ा बनाओगे तो ओवन लेना पड़ेगा, ओवन महंगा पड़ता है। इंडियन खाना बनाओगे तो पतीलों से काम चल जाएगा। इंडियन अगर कोई कुजीन बनानी हो तो आई थिंक ऐसा मान के चलो कि स्टार्ट करना एकदम कंफर्टेबली, कि आपको पैकेजिंग बनानी पड़ेगी, पैकेजिंग का डिज़ाइन बनवाना पड़ेगा, थोड़ा सा पैकेजिंग खरीद के रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि जो भी खोलेगा वो पैशन से खोलेगा, तो ब्रांड तो बनाएगा, तो पूरा डिज़ाइन का काम भी होगा, राइट। तो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए का अंदर आपका क्लाउड किचन शुरू हो जाएगा। ठीक है। पैकेजिंग का खर्चा आप कितना मान के चलो? पैकेजिंग हमारी इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड जो हम लेके चलते हैं वो होने चाहिए 7 से 5%। 7 से 5? 300 रुपये का डिश है तो 7 से 5% पैकेजिंग कॉस्ट पैकेजिंग में डालो आप। अच्छा, ठीक है। मतलब इस पैकेजिंग आपको पर प्रिंट करा के बल्क में खरीदोगे ना, तो उसमें कैपिटल। पर वो कितना, वही पूछ रहा था मैं, कितना कॉस्ट लगता है, मतलब कितना आपको मिनिमम ऑर्डर देना पड़ता है वहाँ पे? कि कोई ऐसे तो कहेगा नहीं है कि उनको कहा देखो 10 प्लेट निकाल के दे दे वो पैकेजिंग। हाँ, तो कुछ भी अगर हमने कस्टम प्रिंटिंग करी है पेपर पे, तो मिनिमम 1000 तो चाहिए ही होता है मिनिमम। पर अगर प्लास्टिक के कंटेनर्स में आप यूज़ कर रहे हो तो फिर तो 100 भी ले सकते हो, पर उसमें ब्रांडिंग नहीं होगी। आप उस पर स्टिकर लगा दिया? हाँ, उस पर स्टिकर लगाओ तो स्टिकर सस्ता पड़ता है। ठीक है। 1000 क्वांटिटी मिनिमम ऑर्डर देना? 1000 क्वांटिटी आप ऐसा मान के चलो कि स्टॉक रखना चाहोगे आप हमेशा। ठीक है, मतलब 1-1.5 लाख में काम शुरू हो जाएगा?
1 लाख से 1.25 लाख के अंदर पूरा एंड टू एंड मेन्यू है, सब कुछ सारी चीज़ें आप शुरू कर सकते हो, बशर्ते कि आप खुद खाना बनाओगे। शेफ हायर कर रहे हो तो बात अलग है, तब सब कुछ कमर्शियल हो जाएगा पहले दिन से ही। और रेंट भी। फिर रेंट आ जाएगा, शेफ आपका आएगा तो शेफ सबसे पहले आपके किचन के अंदर 50 चीज़ें ऐड करवाएगा जो उसको चाहिए। हमारी नाइफ, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि अंदर सारा जो टिपिकल अच्छे किचन में स्टेनलेस स्टील लगता है, फूड ग्रेड, वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो दैट इज़ एन अपग्रेड। आपको क्लाउड किचन अच्छा सेटअप करने के लिए, जब आपका वॉल्यूम मान के चलो थोड़ा ठीक हो जाए, दिन का 15-20 हज़ार रुपये कर रहे हो सेल, तो यू विल हैव टू स्पेंड अराउंड 4 से 5 लाख रुपए किचन ढंग से सेटअप करने में। ठीक है, कितना एवरेज रेवेन्यू रहता है, प्रॉफिट मार्जिन रहता है इसमें? सर ये बहुत बड़ा एक ना क्या बोलते हैं इसको, मिराज है कि फूड में बहुत प्रॉफिट है, बट होता क्या है कि फूड में ना प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होता है। ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होता है, बट कंट्रीब्यूशन मार्जिन करके एक वर्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि मुनाफे की पूंछ बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, पकड़ते पकड़ते बहुत कम रह जाती है, तो फूड में एकदम चलता है वो। तो तकरीबन स्विगी एंड जोमेटो, आप नए हो, आपका ब्रांड नहीं है, तो वो मुंह खोलेंगे आपके सामने 30%। नेगोशिएट करोगे, मैं कुछ ना कुछ, इंडिया में नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा चलती है, 25 लेगा ही लेगा। फिर आप बहुत आउटलेट खोलोगे तो 20 तक आएगा। तो 25 से 30 के बीच में कोई आपको तो देना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसके बाद इसीलिए मैं कभी भी ये बोलूँगा कि हमेशा स्पेशलिटी, इसलिए मैंने सजेस्ट किया ताकि आप प्रीमियमली प्राइस कर सको। मास मार्केट लो प्राइस स्विगी जोमेटो के थ्रू आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। 200-250 रुपये पे खाना बेच के मास मार्केट, या तो बहुत वॉल्यूम चाहिए, पर उसके लिए फिर किचन चाहिए आपको 30 लाख रुपए की, उतना वॉल्यूम निकाल सके। तो किचन में कम स्पेंड करना है तो स्पेशलिटी, इसलिए मैंने बोला था कि आप मान लो 500 से 600 रुपये की एक डिश हो, वैसा कुछ ब्रांड बनाओ, तो 25 से 30% स्विगी ले जाएगा। रफली इंडस्ट्री बेंचमार्क में आपको बता देता हूँ, 12 से 15% आपके होने चाहिए लेबर कॉस्ट, फूड कॉस्ट होने चाहिए 30 से 32%, यूटिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए अराउंड 8 to 10%, ठीक है। और घूम फिर के आपके पास बचना चाहिए 10 से 12%, उस जिसमें अभी हमको मार्केटिंग भी करनी है, जिसमें मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो कि बड़े, शुरुआत में तो आप देखो, शुरुआत में पहले ऑर्डर से प्रॉफिटेबल कभी नहीं होगे, ठीक है। मार्केटिंग आगे जाके आपकी 4 से 4.5-5% पे आ जाती है। 10% बचेगा, ले जाइए, जिसमें रिस्क फैक्टर है लॉकडाउन टाइप्स। हाँ, रिस्क फैक्टर लॉकडाउन टाइप्स है, और रिस्क फैक्टर ये भी है कि लोग, फूड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेन्यू फटीग बहुत जल्दी होता है कि सही है, बहुत मज़ा आया, बट फटीग आ गया, बोर हो गए, ठीक है ना। तो आप, ऐसा तो नहीं हो कि पैन इंडिया खोलते जा रहे हो, चलता जा रहा है, ठीक है। तो मेन्यू फटीग को सॉल्व करने के लिए फूड में दिक्कत ये है, या अच्छी बात भी यही है कि आपको सरवाइव करने के लिए भी इनोवेट करना है। लोगों, बाकी इंडस्ट्रीज में ना आपको इनोवेट करना होता है ग्रो करने के लिए, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए भी इनोवेट करना पड़ता है, क्योंकि मेन्यू फटीग बहुत जल्दी होता है, तो नई नई डिशेस लानी पड़ेंगी बहुत जल्दी। तो अभी आप बता रहे थे कि ये काम जो आपने शुरू किया है, इसके अंदर आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारे चैलेंजेस तो आपने बता दिए, पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या चैलेंजेस होते हैं मेजरली, अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इस वाली चीज़ के अंदर? बिजनेस स्टार्ट करने के चैलेंज अलग हैं और बिजनेस बड़ा करने के चैलेंज अलग हैं। दोनों बता दो। स्टार्ट करने का सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि आपके पास कितना कैपिटल लेके आप स्टार्ट कर रहे हो, राइट। जितना ज़्यादा कैपिटल लेके आप स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। शुरुआत के चैलेंजेस आई थिंक मेजरली कैपिटल के होते हैं, रादर देन कि, हाँ मतलब फिगर आउट करना चीज़ें, कहाँ से क्या मिलेगा वो है, ठीक है। कि जैसे FSSAI हमने बात करी, वो एक छोटी सी चीज़ थी, बट किचन इक्विपमेंट कहाँ से मिलेगा मेरे को, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एफिशिएंटली ना किचन की, बिकॉज आपने देखा होगा हर 10 में से 9 रेस्टोरेंट एक साल में बंद हो जाते हैं, तो किचन इक्विपमेंट की सेकेंड हैंड सेल परचेज बहुत ज़्यादा होती है। तो कहाँ से मैं सेकेंड हैंड के इक्विपमेंट लेके काम शुरू करूँ जिससे कि सस्ता पड़े मेरे को, ये सारी चीज़ें फिगर आउट करनी। सेकेंड हैंड कहाँ से मिलता है वैसे? कोई प्लेस ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ से मिलेगा, आपको बस कॉन्टैक्ट्स या फिर OLX 5 जगह हाथ पाँव मारना पड़ेगा, कोई एक सोर्स नहीं है इसका। तो आप, सबसे आसान होता है कि आप, मतलब एक ट्रिक है जो कि आप शेफ़ हायर करने जाओ मार्केट में, भले ही हायर बाद में करना उनको, शुरुआत में आप खुद ही बना रहे होगे,
बट वो शेफ़ हायर करने के लिए उससे बात करो और वो शेफ़ आपको बता देगा कहाँ कहाँ पे किचन खाली है, इक्विपमेंट जो कि बेचने को तैयार है। तो सबसे इजी सोर्स है शेफ़ आपको इन सब सारी चीज़ों को बताने के लिए। शेफ़ हायरिंग आपकी भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। शेफ़ हायरिंग में भी आपको वो करना पड़ता है कि कोई स्पेसिफिक naukri.com ऐसा पोर्टल नहीं है एक्चुअली में। आपको जो रेस्टोरेंट या फ्रेंड्स हैं आपके, उनके नेटवर्क से ही शेफ़ मिलता है सबसे आसानी से, भरोसेमंद। अदरवाइज इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है कि ना, ज़ीरो एट्रिशन पीरियड इंडस्ट्री है ये। ज़ीरो नोटिस पे काम करते हैं। आज शेफ़ जा रहा है या आज मेरा स्टाफ जा रहा है ना, मेरे को पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा। वो कल फ़ोन करूँगा, नहीं आया, ज़ीरो नोटिस पीरियड पे चलता है। तो इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि इतने लोग खोलते हैं, ठीक है, और इतने लोग बंद करते हैं, तो इन लोगों की जॉब की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। इन शेफ़ वर्कर जो किचन के अंदर ना स्टेजेस होते हैं, सबसे कॉमी 1, कॉमी 2, हेल्प, इस तरह से डिवाइड, मिलिट्री की तरह स्टैंडर्ड्स डिवाइडेड है। सबसे नीचे वाला से प्याज काटेगा, उसके ऊपर वाला ग्रेवी बनाएगा, एक बर्तन धोएगा, इसके ऊपर वाला सब प्रिपरेशन करेगा, मिक्सिंग करेगा, सूप सबसे ऊपर शेफ़ सिर्फ बताएगा। तो 7 या 8 लेयर की एक वो होती है, पूरी रेंज होती है अगर हम बात सेटअप की बात करें, ठीक है। तो मिलिट्री की तरह रेजिग्नेशन चलती हैं इसमें। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपके सारा किचन का स्टाफ, हेल्पर, सब ये कभी भी किसी भी दिन छोड़ सकते हैं बिना बताए, ठीक है, क्योंकि इनको हर समय नौकरी अवेलेबल है, क्योंकि कोई ना कोई नया खोल रहा है और सबको चाहिए अच्छा शेफ़। और इंडस्ट्री कोऑपरेटिव भी नहीं है। मेरा काम अगर काटने का है तो मैं जाके बर्तन नहीं धोऊंगा सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। तो बहुत रिजिड होते हैं ये सारे लोग। तो आपको बर्तन धोने वाला ही चाहिए। तो कैसे इसका बैकअप कैसे तैयार किया जाए? बैकअप ये है कि इनको खुश रखो सबसे पहले तो, ठीक है ना। इनको खुश रखो, पर आप ज़्यादा खुश रखोगे तो आपकी वेस्टेज बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उनको लूज एंड दे दिया है, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादा दिखी है कि जितने भी ओनर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं अपने वर्कर्स से, ठीक है। आई थिंक पैसे से ज़्यादा इफ़ यू स्टार्ट ट्रीटिंग देम मोर रिस्पेक्टफुली फ्रॉम द डे वन, कल्चर वैसा बिल्ड करोगे तो वो जल्दी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे वो गाली दे के, वो गाली देता है क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई है, और वो भी छोड़ देगा तुरंत क्योंकि मेरे को 50 जगह और मिल रही है, अवेलेबल है। तो ये बैलेंस ना, पीपल घूम फिर के हैं इंसान, तो वो पीपल मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर बात पे, क्योंकि वो छोड़ देगा और अगले दिन आप ही पछताओगे कि अब मैं कैसे करूँगा। कहीं पे ये भी दिक्कत आती है, सीख के भाग जाते हैं। सीख के भाग जाएंगे, वो आई थिंक इस इंडस्ट्री की नहीं, सारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, क्योंकि सीखने के बाद उनकी वैल्यू बढ़ गई ना, तो कहीं ना कहीं तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो जब वो सीख जाए तो सैलरी बढ़ानी चाहिए। सीख जाए तो सैलरी बढ़ानी चाहिए, बट आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि वो किसी एक की जगह जाएगा, शायद उस जगह पे ऑलरेडी कोई है सीख के, तो स्केल रेवेन्यू से ऑपरेशन बढ़ने चाहिए। तो ये थोड़ा मतलब पीपल मैनेजमेंट इज़ अ बिग चैलेंज है, वेयर मतलब फंडामेंटली मेरे को ये है कि ज़ीरो नोटिस पीरियड है ना, तो आप कुछ ना कुछ हमेशा उनके साथ ऐसा रिलेशन बना के रखो कि वो आप पे भरोसा रखे, आपको छोड़ के ना जाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और छोड़ के चले जाए तो क्या करें? बैकअप रखना पड़ेगा हमेशा बैकअप रखो। हाँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसकी ना एजेंसीज भी हैं, कंसल्टिंग एजेंसीज भी हैं जो आपको शेफ़ दिलाती हैं, ठीक है, हेल्पर दिलाती हैं। उन लोगों का बिजनेस, मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ये बोल रहा था कि मेरे पास कुल मिला के 400-500 लोगों का डेटाबेस है, उन्हीं 400-500 लोगों को 6 महीने में इधर से उधर घुमाता रहता हूँ मैं, वहीं से मेरी इनकम हो जाती है, क्योंकि पता 6 महीना तो वहाँ से वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ जाएगा, बस मेरे को नया सोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही में इतना बड़ा हो जाता है। तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, और वर्स्ट केस ये है कि नोटिस पीरियड नहीं है, ज़ीरो नोटिस पीरियड पे चलती है। तो हाँ, तो उस एंगल से आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को लगता है इस इंडस्ट्री का, ठीक है, शुरुआती। तो इसको सेटअप करना ज़रूरी है। अगर आपका रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन चल गया, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो, चल गया, सबसे पहले इंसान के दिमाग में आता है कि और जगह खोलते हैं, ठीक है। जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, वो उस समय आप बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहे हो, कितना ज़्यादा आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो रादर देन कि पीपल डिपेंडेंट हो। शेफ पे भरोसा करके दूसरी जगह खोलोगे, फेल होगी ही होगी कि भैया यहाँ चला लिया तो वहाँ भी चला लेगा, ठीक है। सिस्टम क्या बने हैं, उसी से ही कंपनी बढ़ती है। आपने
हमारे दिल्ली में आपने आइकॉनिक छोले भटूरे की दुकान देखी होगी ना, कि लोग जाते हैं भाई यहाँ से लेके वहाँ तक, करीम्स खाने जाते हैं जामा मस्जिद में ही, दूसरी जगह 50 जगह क्यों नहीं खोल रखी उन्होंने? क्योंकि इन सब ने कोशिश करी है कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में, घूम फिर के क्वालिटी गिरने लगती है। जैसे ही आप जगह बढ़ाते हो आपकी क्वालिटी, फूड की क्वालिटी गिरने लगती है, क्योंकि आप बैक एंड पे काम नहीं करते हो और आपका नाम खराब होने लगता है। तो आदमी डर के बोलता है छोड़ो, जो चल रहा है वही चलाते हैं, वो फालतू में क्यों नाम खराब करें। और वो घूम फिर के वो इसी एक दुकान से, भले ही बहुत फेमस है, बहुत बड़ा है, पर वो दुकान एक ही रह जाती है। और उधर मैकडोनल्ड्स को आप देखोगे, भले ही टाइम उनको भी ज़्यादा हो गया है, बट हमारे शायद जो आइकॉनिक दुकान है उनको भी उतना ही साल हो चुका है, और उधर मैकडोनल्ड्स है जो कि आज 60,000 रेस्टोरेंट्स चला रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस डिपेंडेंट है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ा आसान लगता है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इतना आसान होता नहीं है कि आप खाने को साइंस की नज़र से देखो, तभी आप स्केल कर पाओगे। किचन को लैब की तरह देखो, फैक्ट्री की तरह देखो, ना कि घर की किचन की तरह। ठीक है ना? ये चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में खासकर, मतलब ये ज़रूरी नहीं सबके साथ हो, बट खाने का बिजनेस में ना पैसे की कमाई से ज़्यादा ना वाहवाही ज़्यादा मिलती है। ठीक है, भले ही कमाई पैसे की उतनी ज़्यादा ना हो, बट तारीफ बहुत मिलती है, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। आपके दोस्त यार आएंगे, अब जितना ज़्यादा आपको, भारत में बोलते हैं गले में हाथ डालने की आदत है ना, कि भाई दोस्त आ गए तो चलो ठीक है, यहीं से गले से पैसे निकाल लिए, कुछ भी अपने खर्चे हैं तो गले से निकाल लिए। जितना ज़्यादा आप ये करोगे ना फूड में, क्योंकि कैश आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो कैश जब आता है ना, तो उसको यूज़ कैसे करना है, अगर आपने वो प्रोफेशनली नहीं किया ना, तो कभी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको अपनी सैलरी लेनी है उसमें से, ना कि आपका गल्ला है वो और उसमें से कुछ भी निकाल लो। ठीक है, ये एटीट्यूड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है मेरे को इंडियन स्मॉल बिजनेसेस में और इन सारे रेस्टोरेंट्स में। ठीक है ना, इस एटीट्यूड की वजह से ये ग्रो नहीं कर पाते, और इसी एटीट्यूड की वजह से शेफ भी जाता है कि भाई ये तो अपने खाने पीने के लिए खोल रखी है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो जो विजन है ना कि मैं इस ब्रांड बनाऊंगा, मैं इस ब्रांड को यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा, मेरा पूरी दुनिया में नाम होगा, वो नहीं है। ये तो चल गई दुकान, अब तो खाओ इससे, लोग ऐसा सोचते हैं। तो वो माइंडसेट गलत है, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये सारे मतलब बेसिकली अगर आप चैलेंजेस की बात करोगे तो ग्रोथ में बड़ा ज़्यादा चैलेंज है, बट शुरुआत में जगह सेटअप करना, कुजीन सेटअप करना, अच्छा डिज़ाइनर लेना, ये सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ती है, पर ये मैनेजेबल है मेरे हिसाब से। ग्रो कैसे किया जाए फूड में, वो बहुत ट्रिकी है। बीच में आपने मेन्यू इंजीनियरिंग की बात करी थी, ये कोई साइंस है, इसका कोई कोर्स होता है या फिर एक्सपीरियंस से आता है, कैसे होता है? कोर्स नहीं है इसका कोई भी, मतलब मत चाहो तो कोर्स मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट एज सच मेन्यू इंजीनियरिंग में ना आपको सबसे पहले सोचना पड़ता है कि थॉट प्रोसेस है ये, ना ये कोर्स है ना ये साइंस है, ये एक थॉट प्रोसेस है कि कस्टमर, हम लोग जब खाना शुरू करते हैं खाने का, तो हम लोग सोचते हैं कि मेरे को क्या पसंद आ रहा है, मैं अपने लिए चीज़ें खोजता हूँ। ठीक है ना, और लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया ऐसा सोचती है, तो सब मैं जो तो मेरे को पसंद आया सबको पसंद आएगा। बट वो जो हैट है ना वो निकालनी पड़ती है, और कस्टमर बनना पड़ता है कि मैं एज ए कस्टमर सोच रहा हूँ, तो मेरे को मेन्यू में क्या देखना पसंद है। ठीक है ना, मेरे को किस तरीके से मैं कम से कम सामान को रख के बड़ा से बड़ा मेन्यू दिखा सकूँ। ठीक है, कि बहुत अच्छा एग्जांपल फिर से मैं मैकडोनल्ड्स और केएफसी का लूँगा, कि भाई उनके पास है कुल मिला के 7 तरह के बर्गर, 2 तरह के फ्राइज़ और 3 तरह की पेप्सी, पर उनका मेन्यू ऐसा बड़ा दिखता है कि लगता है कि कितने ऑप्शंस हैं। तो 2 लोग आएंगे तो वो साथ में क्या खाते हैं, 3 लोग आएंगे, 4 लोग खाएंगे तो वो साथ में क्या खाएंगे, तो अलग अलग ऑप्शन बना के पहले से रखो, आइटम तो वही लग रहा है। तो मेन्यू इंजीनियरिंग इज अबाउट रीडिंग योर कस्टमर एंड उनके ऑर्डरिंग बिहेवियर क्या है उसको समझो, और उस ऑर्डरिंग बिहेवियर को पहले से ही मेन्यू में एज ए आइटम बना के रख दो, वो है, ताकि उनके लिए सिंगल बटन या फिर सिंगल समझ में आ जाए कि ये लॉजिकली लेना है। डेटा का यूज करो कि कस्टमर क्या क्या साथ में ऑर्डर कर रहा है, और उन सबको क्लब करके एक नया टाइप का। नया डिश बनाओ, मेन्यू वैरायटी लाने के लिए आइटम मत बढ़ाओ, वैरायटी आपके ऑप्शन उस नंबर ऑफ ऑर्डर के पैसे से भी बढ़ सकती है, कि कितने ऑर्डर, कितने लोग एक साथ ऑर्डर कर। और एक चीज और देखिए मैंने, मैकडी खासकर जैसे आप इनकी बात कर रहे हो, इनमें बहुत सारी चीजें स्ट्रैटेजिकली बना रखी है, जिसके चक्कर में आपको खाना कुछ और होता है, पर आप फालतू का उनका मील अपसाइज करा लेते हो या फिर कुछ कर लेते हो, और आप
ज़्यादा रेवेन्यू उनका जनरेट करके देते हो। जहाँ आपको शायद 150 रुपये खर्च करने थे और आपको लगा 50 रुपये ही तो देने हैं, इसमें प्राइस मेरे बड़े हो जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक बड़ी होगी, चलो ठीक है यार अपग्रेड करा लेता हूँ। और लॉजिकली देखा जाए तो उनकी 10-12 रुपए की कॉस्ट है उसके पीछे, उस 10-12 के चक्कर में उन्होंने अपने 38 रुपये बना लिए। हमको लगता है हाँ यार ये ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है मेन्यू इंजीनियरिंग में, लॉस लीडर। ठीक है, लॉस लीडर था मैकडोनल्ड्स के लिए मैकालू टिक्की, कि शायद वो उसमें 1 रुपये भी नहीं कमा पा रहे थे, जो उसकी कीमत रखी थी 20 रुपये जब उन्होंने लॉन्च किया था। या फिर सॉफ्ट सर्व 7 रुपये का था। तो लॉस लीडर कॉन्सेप्ट ये है कि इसको दिखा के ना दुकान में बुलाओ लोगों को। जब एक बार दुकान में आ जाए ना, तो उनको अपग्रेड कैसे करूं मैं कि पेप्सी की सबसे कम कीमत है, 30 रुपये की पेप्सी में वो 2 रुपये उसका बस खर्चा होगा, पर सबसे ज़्यादा मार्जिन बढ़ जाएगा। तो लॉस लीडर सामने रखो, दुकान में लोगों को लाओ और उनको अपग्रेड करो मल्टीपल चीज़ों से। ये कॉन्सेप्ट पे बिलीव मेन्यू इंजीनियरिंग डिज़ाइन करी जाती है कि लॉस लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि भले मत देखो कि उसमें कितना मेरा लॉस हो रहा है हर एक सेल पे, या फिर मैं ज़्यादा कमा नहीं पा रहा हूँ। हम लोगों ने इसमें तो कमाई नहीं है, फालतू बिकता है पर कमाई क्या है, छोड़ देते हैं हम। ठीक है ना, नहीं, उससे और बुलाओ लोगों को। और फिर आर्ट ये है कि कैसे अपग्रेड करना है उनको, जो कि आपने मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल लिया था। अपग्रेड करो, वैल्यू कॉम्बोज जो बोलते हैं, उन सब में मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। बट वो आता दुकान में मैकालू टिक्की दिख के। पहले क्या होता था, मतलब अभी तो लोग डेवलप हो गए। अगर हम स्टार्टिंग की मैकडी की बात करके चलते हैं तो बहुत बड़ी चीज होती थी मिडिल क्लास के लिए, मैकडोनल्ड्स जा रहे हैं खाने के लिए। तो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली क्या कर रखा था, जो मुझे लगता है जो कि अनएथिकल था। वो क्या करते थे, नॉर्मल जा रहा है मिडिल क्लास, अब उसको इंग्लिश तो बड़ी चीज लगती है, तो पहले तो बोलते थे "सर, कि आप क्या लोगे", उसके बाद कहते थे कि मकालू टिक्की दे दो। तो सिंगल चीज और डबल चीज, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे नॉर्मल मकालू टिक्की चाहिए, तो आपको सीधा ही बोलते थे सिंगल। तो आप कहते सिंगल ये सस्ता पड़ेगा तो सिंगल। और उस समय ये भी था कि इंग्लिश में कैसे मना करे इसको, सामने हाँ वाला हाँ बंदा हाँ एकदम से ऐसे हाँ हाँ बोल रहा हाँ। है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो तो आप। आज तो क्या हो गया, आज यूथ आ गया, उसको इंग्लिश आती है, प्लस उसको भी समझ में आ जाता है कि कैसे बना रहे हैं हमको। पर उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे भी खींचा है। जैसे आप मकालू टिक्की की बात कर रहे हो, तो मकालू टिक्की सामने तो 20 रुपए की दिख रही है, आप गए मकालू टिक्की ऑर्डर करने के लिए, तो सीधा ही बोलेगा सिंगल चीज और डबल चीज, सिंगल चीज। और वो चीज 20 रुपए जोड़ के 38 रुपए का बिल आ गया। और उस समय आप पीछे लोग खड़े हैं, सामने हैं टाइम, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, तो आप ऐसा वो भी नहीं बोलते ये क्यों कर दिया। वहीं इंडियन रेस्टोरेंट में भाई ये चटनी, इसके चटनी के कौन पैसे लेता है, हम ये लड़ाई कर रहे होते हैं। तो वैसा माइंडसेट है। और मैकडोनल्ड्स की एक और अच्छी बहुत स्टोरी है कि उनका सॉफ्ट सर्व था एक, वो 7 रुपये का लॉन्च किया था। क्योंकि जब मैकडोनल्ड्स जब स्टार्ट हुआ था ना, मैंने बहुत क्लोजली उनके साथ, मतलब बहुत लोग हैं जो हमारे ग्रुप में, उन्होंने देखा है, बताया भी है कि जब मैकडोनल्ड्स लॉन्च हुआ था तो इंडिया में लोग जा नहीं रहे थे, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा फैंसी लग रहा था। ऐसा चीज़ देखी नहीं थी इंडिया में, इतना साफ़ सुथरा, खड़े ही सीधा जाके अंग्रेजी में कोई बात कर रहा है, बड़ा महंगा होगा ये तो, बड़ा महंगा होगा। तो लोग अंदर नहीं जा रहे थे। जब 7 रुपये का सॉफ्ट सर्व लॉन्च किया उन्होंने, और 5 रुपये ऊपर डाल के 12 रुपये का चॉकलेट सॉफ्ट सर्व, तब लोगों यार 7 रुपये का ये तो इतना महंगा भी नहीं है। वो उनकी स्ट्रैटेजी थी लोगों को अंदर लाने के लिए। और मतलब उनके मेरे को कॉस्टिंग वॉस्टिंग ही पता है, शुरुआत में बहुत लॉस लिया उन्होंने, उसके बाद जब धीरे 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 तो उन्होंने उस पूरी चीज़ को प्रॉफिटेबल मूव किया। मेरे को भी याद है मैकडी, मैं भी बहुत खाता था उस टाइम पे, पैसे ज़्यादा होते नहीं थे, तो मेरे दोस्त होते थे, हम सब के सब एक जगह पे मिलते थे, और हमारा ये अड्डा होता था एक तरह का मैकडी। चलो भाई मैकडी बैठते हैं, वहीं बैठ जाते थे। 20 रुपए में चिकन मैकग्रिल आता था, वही खाते थे। कोई मील शील का हम सोचते थे महंगा मील है, मील नहीं खाना, चिकन मैकग्रिल खाते थे। किसी को और भूख लगती थी, एक और मैकग्रिल ले लेते थे, और उसमें हमारा पूरा दिन निपटता था। उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती थी, तो एसी में बैठते थे, डिस्कस करते थे, कोई उठाने वाला नहीं होता था, और बैठ के बैठते थे। तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की, जो कि मेरी एज ग्रुप में आते हैं, उनकी यादें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है मैकडी से। मतलब मैकडोनल्ड्स ने हमारे एज ग्रुप में खासकर हम लोगों को बचपन से ही कस्टमर बनाया है, तो हम तो 50 साल तक कस्टमर रहने वाले हैं। तो वो है कि उन्होंने बचपन से ही कस्टमर को अपनी तरफ रख लिया। उनका जो हैप्पी मील था, वो सारी चीज़ें थी, तो तब से वो फैमिली और बचपन से ही कस्टमर को अपना रख लो। आप ऐसा देखो ना कि बच्चा भी खुश, ठीक है, फैमिली जा रही है, बेटा एक्साइटेड है कि चलो मैकडोनल्ड्स हैप्पी मील, मदर इज़ एक्साइटेड कि चलो ठीक है बर्गर खा रहे हैं, बेटा खुश है, एंड फादर इज़ ऑल्सो हैप्पी कि यार इट्स वेरी चीप,
इट्स नॉट वेरी वेरी कॉस्टली, तो चलो ठीक है, सब सस्ते में निपट गया, तो वो सबके लिए एकदम अच्छा प्रोपोजिशन था उस समय के लिए। तो यही चीज कोई क्लाउड किचन वाले भी कर सकते हैं? क्लाउड किचन वाले भी कर सकते हैं। क्लाउड किचन के लिए बस स्ट्रैटेजी अलग होगी इस बार, सेम स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी, बिकॉज क्लाउड किचन इज मोर डिजिटल, ठीक है ना। क्लाउड के फायदे ये हैं कि बहुत जल्दी खुलता है, पर नुकसान ये है कि भाई आपको अपनी प्रेजेंस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम फेसबुक के ज़माने में ना आपका ब्रांड इतनी आसानी से नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है अटेंशन स्पैन लोगों का। मतलब मैं 25 चीज़ें देखता हूँ, बट 25 चीज़ों में से 25 मेरे को याद भी नहीं रहेगी, बट वो मेरे को मैकडॉनल्ड्स गोल्डन आर्चेस रास्ते में दिख रहे हैं तो दिख जाएगा, ठीक है ना। तो वो कुछ है, ये जो इंटरनेट के अंदर प्रेजेंस बनाना, क्योंकि स्पैन, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको, आपका जो पहला एक्सपीरियंस है ना कस्टमर का, वो कैसा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है ना। फूड इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है स्पेस कि आप एक कस्टमर भी लूज़ नहीं कर सकते। बाकी इंडस्ट्रीज़ में आपको मिल जाता है ये एडवांटेज कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। यहाँ पे हर एक कस्टमर इतना इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि वो कस्टमर आप पसंद भी आ गए ना, आपको वो आपने अच्छा खाना दिया, आप वो आपको पसंद भी करता है, फिर भी अगली बार शायद आपसे ऑर्डर ना करे, क्योंकि बस इसके उसके पास इतनी ऑप्शन हैं, राइट। तो सिर्फ ओके या अच्छा है से काम नहीं चलेगा, जब तक वाव नहीं आएगा ना, तब तक रिपीट आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब वाव आपके वो प्राइस पॉइंट से भी आ सकता है कि भाई यार इस प्राइस पॉइंट में से चीज़ नहीं मिल पा रही है, अगर बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करता है, या फिर टेस्ट, सबसे पहले तो टेस्ट से वाली बात है। तो वो कोई भी अगर स्टार्ट भी कर रहा है ना, कितना स्टार्ट होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं शुरू कर रहा हूँ तो मैं वाव कैसे क्रिएट करूँ। अगर आप वाव क्रिएट नहीं कर पा रहे ना, तो वो आप उन 10 में से जो 9 बंद होते हैं, 9 के रेंज में बहुत जल्दी आ जाओगे। जैसे भी प्राइसिंग के अंदर मेरे दिमाग में अभी बात करते करते आया कि मेरे को बटर चिकन बेचना है, तो मैंने 120 रुपये का कॉम्बो निकाल दिया। वो एक पीस मिलेगा, थोड़ी सी ग्रेवी मिलेगी, साथ में रोटी मिलेगी और साथ में प्याज मिलेगी, प्लस 50 रुपये डिलीवरी चार्ज। अगर आप इसको 200 रुपये का ऑर्डर करते हो तो आपकी डिलीवरी फ्री हो जाएगी। तो लॉजिकली वो करेगा, और हमने उसको नीचे ऑप्शन दे दिया है, इस मील को अपग्रेड करा लो, हम आपको रसगुल्ला, गुलाब जामुन दे देंगे, कोल्ड ड्रिंक दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, और ये अच्छा खासा मतलब अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन दी, और वो ऐड टू करता है, उसका 200 रुपये का ऑर्डर हो जाता है, डिलीवरी फ्री हो जाती है। तो वो लेने के लिए आया था असली में 120 रुपये के आइटम, और वो लेके जा रहा है वही 200 रुपये के आइटम। अपग्रेड कराओगे, छोटा सा डेजर्ट ऐड कर लो, एक ड्रिंक ऐड कर लो। आप भी करते हो ऐसा? ये सभी करते हैं, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि कस्टमर भी खुश होता है कि चलो 50-25 रुपये और में मेरे को वैल्यू और मिल गई है। और फंडामेंटली आप ऐसा देखो ना कि सबको ऐसा लगता है कि क्लाउड किचन आ गया है, आसान हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है, बट एक बहुत मोटा कंपोनेंट आपका ऐड हो गया है। आपने रेंटल में पैसे बचाए हैं, आपको महंगी जगह नहीं चाहिए लोगों को नाम पहुँचाने के लिए, पर आप वो रेंटल का जो पैसा है वो जाता है एक साथ, इसलिए लोगों को दिखता है, ठीक है ना। बट आपने रेंटल का जो पैसा है ना, जो बचाया है, वो डाल के उठा कर दे दिया है कमीशन में और डिलीवरी फीस में, क्योंकि घर तक जा रहा है खाना अब, और वो हर ऑर्डर पे जाता है, तो इसलिए उतना दिखता नहीं है। पर अगर आप मैच करोगे ना, तो घूम फिर के रेंटल के बराबर ही आएगी, ठीक है। ठीक है ना। अगर अपना खुद का चलाए तो तब भी तो आपको राइडर को सैलरी देनी पड़ेगी। सो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ना पेट्रोल प्राइसेस का एडवांटेज नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी यहाँ के पेट्रोल प्राइसेस डेवलप से भी महंगे हैं। तो आपका जो लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स है, उसमें कोई आपको सेविंग नहीं मिलता है। आपको आज यहाँ से सामान भेजने में A to B यूएस में जितना पैसा लगता है, उससे ज़्यादा इंडिया में लगता है। भले ही वो वहाँ पर कम, आपकी जो इनकम है वो डॉलर में, यहाँ INR में है। तो लास्ट माइल बहुत ज़्यादा वो हैवी और एक्सपेंसिव कंपोनेंट है। आप कितना भी ऑप्टिमाइज़ कर लो, मतलब मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, बट रफली 60 to 70 रुपीज़ आ ही जाता है आपका एक डिलीवरी कॉस्ट। तो अगर आप 200 रुपये का खाना बेच रहे हो, उसमें 60-70 डिलीवरी कॉस्ट हो गया, तो 25-30% हो गया। तभी मैंने शुरुआत में बोला था कि गो फॉर दी हायर, कि आप स्वाद इतना अच्छा है कि भले ही लोग कम खा रहे हैं, बट खा रहे हैं 500 रुपये का मंगा रहे हैं, ताकि आपकी डिलीवरी कॉस्ट निकल पाए। ये 200 रुपये खाने के लिए आपको चाहिए कि भाई कम से कम इतने ऑर्डर आएँ कि आपकी मैकडॉनल्ड्स में भी सस्ता है,
तो उससे ये ना मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे खेले। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है कि भाई सस्ता है, लोग सस्ता आ रहे हैं, पर उनको भी चाहिए इतने बर्गर्स निकले, अगर बर्गर नहीं बिकेंगे तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, राइट। तो वो उस तरह पे खेलते हैं। आप जब स्टार्ट कर रहे हो क्लाउड किचन या कुछ भी देख रहे हो तो आप उस पर नहीं खेल सकते, आप स्पेशलिटी पे खेलो कि ये स्पेशल है जो कि कहीं नहीं मिलता, ये स्वाद ही कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपका पर्सनल फाइनेंस का क्या तरीका है, मतलब आप किस तरीके से सेविंग वेविंग करते हो? मेरा ना फंडामेंटल तरीका है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। मैं कुछ रूल्स हैं जो कि मैं फॉलो करता हूँ। सो मेरा फंडामेंटल बिलीफ है कि जो मैं आज काम कर रहा हूँ उसकी कीमत मुझे आज भी मिले और उसी की कीमत मेरे को आगे भी मिले। तो इसीलिए मैंने स्टार्टअप ऐसे जर्नी, फाउंडर जर्नी करी है कि आज एज ए फाउंडर मैं जो भी अर्न कर रहा हूँ एज ए सैलरी फ्रॉम द कंपनी, वो मेरी आज की है, पर उससे जो वैल्यू क्रिएट हो रही है वो मेरी फ्यूचर की हो रही है। शायद वो जॉब में भी होती है, बोनसेस, इक्विटी, ईसॉप्स और प्रमोशन उन सब से होती है, बट इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं अपना बिजनेस करूं। दूसरा, आप जो भी लेके आ रहे हो उसमें मैं 50-30-20 का रूल अप्लाई करता हूँ कि एक्सपेंसेस आपके 50 होने चाहिए। जो भी आपके पास अगर 100 रुपये आ रहा है तो 50 रुपये में आपके एक्सपेंसेस हो जाने चाहिए। 30 आप सेव करो लॉन्ग टर्म और 20 शॉर्ट टर्म, ठीक है। शेयर्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, शेयर मार्केट में मैं एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूँ एज माई, क्योंकि मेरे को पसंद है। मेरे लिए बोलते हैं ना, आइंस्टाइन ने बोला था कि कंपाउंडिंग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा होती है जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आती है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाले लोग हैं, हर टिपिकल एवरेज इंडियन भारत सिंपल इंटरेस्ट समझता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझता। कंपाउंड इंटरेस्ट वो पावरफुल टूल है जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे सकती है ऑन अ लॉन्गर रन। तो मैं शेयर्स में कंपाउंडिंग इज समथिंग विच मैं ट्रेडर की तरह बिलीव नहीं करता कि आज खरीदा कल बेचा। मैं लॉन्ग टर्म एक बार खरीद लिया प्रॉपर्टी की तरह, तो रोज़ दाम देखने की ज़रूरत नहीं है, 5 साल बाद ही देखेंगे, पर डालने से पहले परख लो किस पे डाल रहे हो। मेरा विश्वास, मैं ऐसे शेयर्स पे कब से करते हुए आ रहे हो इन्वेस्टमेंट? 2014 के आसपास से। ठीक है, तो अभी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में है या फिर थोड़ी निकाल? अभी भी है इन्वेस्टमेंट मार्केट पे, और मैंने कोविड के समय भी नहीं निकाला और कोविड के बाद बहुत ज़्यादा डाला भी नहीं। तो मैं जो भी डालता हूँ वो ऐसे सोच के ऐसा डालता हूँ, जैसे HDFC बैंक है और मतलब और भी बहुत सारे हैं, मतलब शेयर्स के नाम लेने का पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आपको विश्वास है तो कंपनी आपको अच्छी लग रही है तो उसमें डाल दो और भूल जाओ डाल के। मैं ऐसे ऐसे बिलीव करता हूँ। मार्केट के उतार चढ़ाव रोज़ देखता ही नहीं हूँ, मेरे को उसमें नर्वसनेस होती है, तो मैं देखता ही नहीं हूँ मार्केट। आपके हिसाब से इसमें मार्केट क्या है, बस्ट होने वाला बबल या और ऊपर जाएगी? मैं इसका ज्ञानी पंडित नहीं हूँ, नहीं, आपके हिसाब से? बट मेरे हिसाब से लॉजिक थोड़ा सा इस समय कम है मार्केट में, कि क्यों इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन ऊपर है पता नहीं है। PE रेशो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि देखनी पड़ती है, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जो इवेंट था जिसमें मार्केट शार्पली गिरी थी, जब 2008 में गिरी थी या 2000 में गिरी थी या फिर 2020 में जो गिरी थी, ये इवेंट हो चुका है। तो अगर मार्केट करेक्ट होगी, बट आप 25, 30, 40% रातों रात गिर गई या एक महीने में गिर गई, ये मेरे को लगता नहीं होगी। अगर आप देखोगे तो शायद मार्केट, मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट का रुख ना बढ़ना ही है। अगर आप 10 साल के उसमें देखोगे तो ऊपर नीचे होगा, करेक्ट होगी। अगर आप आपका नज़रिया जल्दी पैसे कमाने का है तो आपके पैसे जल्दी डूबेंगे भी। मेरी पर्सनल थिंकिंग है। अगर आप 50 साल के हिस्ट्री में डाल दोगे, 40 साल के देखोगे तो मार्केट ऊपर ही गई है। तो ये चीज़ ऐसी है जो कि बढ़नी ही है। आप कब निकलते हो, कब घुसते हो, वो देखना ज़रूरी है। तो अगर आप 10 साल के होराइजन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कब बढ़ रही है कब गिर रही है, क्योंकि ओवरऑल तो मार्केट बढ़ेगी ही। और आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है किस शेयर में लो, तो मेरे को लगता है इंडेक्स में ही डाल दो। सेंसेक्स भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 2030-35 में आज 50,000 रुपये है सेंसेक्स, 2030 में 75,000 रुपये होगा। 50 से ज़्यादा ही होगा, 50 से कम नहीं होगा। ये इस बात की मेरे को एक श्योरिटी है। तो वैसे मैं देखता हूँ स्टॉक को। देन इक्विटी इज़ अ रिस्की एलिमेंट, मतलब रिस्की इन द सेंस कि
इक्विटी का फ़ायदा ये है कि लिक्विड है, जब चाहो निकाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी ज़रूरत पड़े लाइफ में तो आप निकाल सकते हो। तो इक्विटी इज़ समथिंग जहाँ पे मैं हेवीली रहता हूँ। उसके बाद थोड़ा एलोकेशन मेरा डेट का रहता है, डेट म्यूचुअल फंड्स और डेट पे। वो सिंपल इसलिए कि भाई इक्विटी है, रिस्की तो है ही, तो डेट होना चाहिए, तो डाइवर्सिफाई करो, और थोड़ा रियल एस्टेट। मैं डाइवर्सिफिकेशन में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं उस पर बिलीव नहीं करता कि इसमें ज़्यादा आ रहा है तो इसी में लो, इससे निकाल के। मैं क्योंकि उससे मेरे को ऐसा लगता है कि फ़ायदा आपको शायद होगा ज़्यादा, बट आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। ठीक है। और 20% जो शॉर्ट टर्म बता रहे हो वो कहाँ करते हो? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर बेसिकली, वो इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो या शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी प्लानिंग बोल सकते हो, कि मतलब जैसे गाड़ी ही खरीदनी है या फिर अप्रिशिएटिंग एसेट कुछ आपको लेना है, या गोल्ड बॉन्ड्स। जैसे गोल्ड खरीदना मैं कभी सजेस्ट नहीं करता एज ए ऑर्नामेंट, बट गोल्ड आई प्रेफर कि आप गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा खर्च करो, या फिर उस पर जो कि आपको रेगुलर रिटर्न देता रहे। तो बेसिक यही टूल्स हैं, इसके सिवा ऐसा कुछ है नहीं स्पेशल। और आपका क्या मानना है कि लोन लेना चाहिए? लोन लेना चाहिए, आप, मेरा मानना है लोन लेना चाहिए, बट अगर जरूरत नहीं है तो भी लेना चाहिए? आप लोन यूज कैसे करते हो उस पर। जैसे मेरे को गाड़ी लेनी है, 25 लाख रुपए की गाड़ी है, मेरे पास 25 लाख रुपए पड़े हैं, वर्सेस मैं 25 लाख रुपए का लोन, 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके 20 लाख का लोन ले लेता हूँ। अगर आप उस गाड़ी से टैक्सी चला के पैसे कमा रहे हो तो लोन ले लो, और गाड़ी सिर्फ अपने घर के लिए चलानी है तो लोन मत लो। गिव यू एन, आप उस एसेट क्लास को, गाड़ी डेप्रिशिएटिंग एसेट है, ठीक है, उसकी कीमत कम होगी, उस एसेट क्लास को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दोगे वो रिकवरी आप कहीं और से कर रहे हो और अपने आप उससे कमाने के लिए किया है, तो लोन लेना सेंस बनाता है। क्योंकि आप इतना कैपिटल ब्लॉक मत करो, उसको कहीं और भी लगा सकते हो, ठीक है। बट अगर आप घर में रख के बस अपने स्नॉब के लिए आप गाड़ी ले रहे हो, ठीक है ना, तो वो डिप्रिशिएट होगी, उस पर आप लोन लेके लोन का इंटरेस्ट भी भरोगे डिप्रिशिएटिंग एसेट पे, तो वो मत करो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डेट अच्छी चीज़ है, मैं डेट को बुरा नहीं बोलता हूँ, डेट यूटिलाइजेशन खराब होता है, ठीक है। ग्लोबल अमेरिकन इकोनॉमी डेट पे चलती है, ठीक है ना। अब हमारे भारतीय माइंडसेट में होता है कि लो उधार मत रखो, तुरंत चुका दो, जो कि अच्छी बात है, जो कि बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत उधार नहीं चुकाना चाहिए, ऐसी कोई चीज़, बट अगर उधार ले रहे हो तो उधार का पैसा कभी भी एक्सपेंस में मत डालो, इन्वेस्टमेंट में डालो, ये ज़रूरी है मेरे हिसाब से। खर्चों के लिए उधार जिस दिन आपने लेना शुरू कर दिया उस दिन आप कंपाउंडिंग रिवर्स भी लगती है, तो वो उल्टा पड़ता है हमेशा, तो वो चीज़ है। अब हम आ रहे हैं अपने रैपिड फायर की तरफ। रैपिड फायर का कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। 2 ऑप्शंस मिलेंगे, डैश और डैश। आपको एक चुनना है उनमें से, और कोई हमको आगे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आपने वो क्यों चुना है, बिना सोचे समझे सीधा आंसर देना कि आपको क्या लग रहा है, गैप्स नहीं रखने हैं। एंड्रॉइड और iOS? एंड्रॉइड। फंडिंग और बूटस्ट्रैप? फंडिंग। एंजल और वेंचर? वेंचर। डेट और इक्विटी? इक्विटी। फैमिली और बिजनेस? फैमिली। फेम और मनी? मनी। लव और अरेंज? लव। स्टैंडर्डाइजेशन और कस्टमाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन। वेज और नॉन वेज? नॉन वेज। फ्रेशर और एक्सपीरियंस? फ्रेशर। प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी। स्मॉल टीम, लार्ज टीम? स्मॉल टीम। रजिस्टरिंग अ कंपनी इन अब्रॉड और इंडिया? इंडिया। ओनिंग और रेंटिंग? रेंटिंग। आउटसाइड फूड वर्सेस होममेड? आउटसाइड फूड। फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट? सेल्फ टॉट। आपके हिसाब से परफेक्ट डेफिनेशन क्या है हॉलीडे की? आप क्या करते हो हॉलीडे जब मनाते हो? घर पे आराम से सोते होते हो या बाहर घूमने के लिए जाते हो? परफेक्ट डेफिनेशन मेरे लिए हॉलीडे की है जब मेरा दिमाग हॉलीडे ले सके। ठीक है। फोन स्विच ऑफ टाइप्स? फ़ोन स्विच ऑफ टाइप। अगर मैं घर पे हूँ या बाहर हूँ, उससे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा दिमाग शांत हो, वो मेरे लिए हॉलीडे है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से मिलता है। वो कैसे करते हो? बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाता हूँ बहुत बार, बट जब भी मैं कोशिश करता हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि, क्योंकि आप अपना बिजनेस चला रहे होते हो तो आपको 25 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि ऑलवेज आपको एंगेज रहना पड़ता है। तो आप उससे कैसे फ्री होके पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ में फ्रीली इंजॉय कर सको, बैक ऑफ द माइंड बायस ना हो, वो उसके लिए कंसंट्रेशन करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। फ़ोन स्विच ऑफ करना, बोलते हैं ना डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स जैसी चीज़ की, 6 घंटे तक फ़ोन देखना ही नहीं है। मैंने कुछ चीज़ें हैं जो कि शुरू करी है। मैं कभी भी सोने से पहले बेडरूम में फ़ोन नहीं ले जाता, अब मैं फ़ोन बाहर रखता हूँ, वरना सबसे पहले उठ के मैं फ़ोन देखता था, वो बंद किया है मैंने।
तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से हॉलीडे। और नो फोन डे कभी ट्राई किया आपने? नो फोन डे ट्राई किया है, पर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ। बेस्ट फूड एवर जहाँ पे भी खाया हो अभी तक? लुधियाना में एक जगह है बाबाज, वहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी है। क्या चीज़? वहाँ का बटर चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। लखनऊ के कबाब भी अच्छे हैं, टुंडे? टुंडे कबाब भी मेरे को अच्छे लगे थे वो काफ़ी ज़्यादा। और एक साउथ में एक मल्लेश्वरम डोसा है कर्नाटका में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मेरे को। उसका कौन सा डोसा था या एक ही? मल्लेश्वरम डोसा ही है, कर्नाटक कैफ़े का। अच्छा, ठीक है। तो टुंडे आपने कभी घर लाके दिल्ली लाके ट्राई किए नहीं, कि वहाँ से पैक करा के यहाँ ले? मैं लखनऊ में ही जाके, मैं जब एक दो बार ट्राई किया है मैंने, कोई लाया पर मेरे को मज़ा नहीं आया, जो गर्म क्योंकि गर्म। मैंने वहाँ जाके खाया है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग था। बेसिकली जो मेरी वाइफ है वो लखनऊ से ही है, तो कई बार जब डेट कर रहे थे तो आते थे, मज़ा नहीं आता था। मतलब अच्छे लगते थे, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने तो खाए नहीं थे कभी ओरिजिनल टुंडे, पर जब मैं गया लखनऊ और मैंने खाए तो हाँ, तो आपको पता चल गया होगा बहुत ज़्यादा फर्क है। तो कोई एक्सपीरियंस वो बता ही नहीं सकता कि हुआ क्या, क्योंकि उस टाइम गरम गरम थे, वो जो सॉफ्टनेस थी, भूख लग गई। ठीक है। आपके हिसाब से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी है, एक स्वीडिश मूवी है, फैनी एंड अलेक्जेंडर। क्या अच्छा लगा था उसमें? बहुत मेरे को ड्रामा पसंद है, मैं ड्रामा वाला बंदा हूँ, तो वो हाई एंड ड्रामा जिसमें बीथोवन का म्यूजिक बज रहा है, मेरे को सिम्फनीज बहुत पसंद है। तो एक्सप्रेशन, इमोशन, कहानी क्या है वो से ज़्यादा कि आदमी का एक्सप्रेशन क्या है। एडवर्ड सीजरहैंड भी आपको अच्छी लगती होगी? एडवर्ड सीजन मैंने देखी है, जॉनी डेप मेरे को बहुत पसंद आया था उसमें, बहुत अच्छी मूवी थी वो। ठीक है। और फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है आपकी? मेरे को स्कैम जो इंडियन सीरीज है बहुत अच्छी लगी थी एक्चुअली, काफ़ी अच्छी बनाई गई है। इंडिया में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसी सीरीज़ बनाई जाएगी। तो अगर रिसेंटली मैं बोलूँ कुछ, तो मेरे को रिसेंटली पिछले एक साल में वो सबसे बेस्ट ही लगी होगी। अगर आपके पास टाइम ट्रेवल मशीन होती तो आप क्या चीज़ पास में चेंज करना चाहते हैं? मैंने बिटकॉइन लिए थे जो कि मेरे से चोरी हो गए थे, मेरे बिटकॉइन चोरी हो गए थे। कितने थे? मैंने बिटकॉइन लिया था जब वो $100 का था। अच्छा। तो आज तो पता ही है सबको। और कितने लिए थे? आई थिंक 4 या 5 ही बिटकॉइन थे उस समय। मैंने ऐसे ही मतलब बिना सोचे समझे, कोई एक पेमेंट आनी थी, मैंने बिटकॉइन में ले ली थी वो। ठीक है, फिर वो हुआ गया था कि वो पोलोनिक्स करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ जिसमें मेरे क्रेडेंशियल्स चोरी हो गए थे, जिससे मेरे बिटकॉइन किसी ने चुरा लिए थे। उस समय मैंने को भी इतना दिक्कत नहीं हुई थी, ठीक है, बट आज सोचूंगा तो मैं वो रोक लूंगा या फिर और ज़्यादा बिटकॉइन खरीद लूंगा। आपके हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? मेरे हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन ये है, जब आप अपने काम का, आप अपना जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसका जो वैल्यू क्रिएट हो रहा है वो आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अप्रिशिएट कर सके। तो मेरा फंडामेंटल थिंकिंग हमेशा वैल्यू क्रिएशन पे रहा है कि आप जो भी कर रहे हो उससे कुछ वैल्यू क्रिएट हो रही है। वो वैल्यू जो क्रिएट हो रही है उसका परसीव्ड वैल्यू लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। मैं सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं तोलता, सिर्फ फेम से नहीं तोलता। ऑब्वियसली वो बाय प्रोडक्ट आ जाते हैं, बट आपने सच्ची में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है जो कि मासेस तक पहुंच रही है, वो रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस है मेरे लिए, कि आपने एक जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करी है और वो मास अडॉप्शन, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बट मास अडॉप्शन भी हो गया। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, व्हाट्सएप इज अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन, राइट। आज सबको लगता है, बट मतलब मास अडॉप्ट कर सके ऐसा सोल्यूशन, वो मेरे को लगता है सक्सेस की डेफिनेशन है मेरे लिए। आपके हिसाब से इंडिया में कौन फेवरेट स्टार्टअप है, मतलब जो ऐसा कुछ कर रहा हो? इंडिया में मेरे को जो स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनको मैं एस्पायर करता हूँ, एक मेरे को लगता है इनमूवी मेरे को बहुत पसंद है। वो बहुत ज़्यादा आगे थे अपने ज़माने से। एड नेटवर्क्स की कंपनी थी, समझ में आया लोगों को होता क्या एड नेटवर्क, फेसबुक को आज भी टक्कर देते हैं, ठीक है। इनमूवी मेरे को बहुत अच्छी लगती है कंपनी। दूसरी, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम से अगर आप बात करोगे तो मेरे को मेरे स्पेस में स्विगी बहुत अच्छी कंपनी लगती है, क्योंकि मैंने स्विगी को बहुत इंटरनली देखा है, स्विगी का कल्चर देखा है, ठीक है, यूनिट इकोनॉमिक्स, प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें, बट मेरे को बिजनेस सेंस उनका अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने सोचा कि एग्जांपल मेरी इंडस्ट्री का भी दूँ मैं, तो स्विगी इज़ अ गुड कंपनी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिल्डिंग अ गुड कंपनी। इंडियन और कोई बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे को लगता है, वो है जोहो।
जोहो ग्लोबली कैसे सास को लेके जाते हैं, आई थिंक सास इंडिया में जोहो ही ला सकता है। तो मेरे को इन्फोसिस टीसीएस भी अच्छी लगती है, बट मैं मॉडर्न स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ। मैं आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। उस समय जो उन्होंने किया वो बहुत बड़ी बात थी। आई एम नॉट डिनाइंग देयर क्रेडिबिलिटी एट ऑल, बट मॉडर्न स्टार्टअप्स में जोहो इज समथिंग विच आई फील कि दे हैव डन अ गुड जॉब, और इन मूवीज आल्सो व्हिच आई फील इज वेरी वेरी गुड कंपनी। ठीक है, तो आप मॉर्निंग पर्सन हो नाइट आउल हो? पहले मैं नाइट आउट था, अब मॉर्निंग हो गया हूँ। कितने बजे उठते हो? 5:36। तो फिटनेस क्या है आपके लिए? फिटनेस भी मैंने अब जाके थोड़ा बहुत फोकस करना शुरू किया है, मतलब फोकस में 1.5 साल से। तो पहले 2010 में मैं पास आउट हुआ था, 7-8 साल तो सिर्फ नाइट पर्सन, नो फिटनेस। बट धीरे धीरे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, आदमी लोग थोड़ा स्टेबल होते हैं, तो समझ में आता है कि हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए, फिटनेस के लिए आई रन इन द मॉर्निंग। आई हैव स्टार्टेड रनिंग इन द मॉर्निंग। आई एम डूइंग इट फ्रॉम 1 ईयर नाउ। लॉस्ट अ वेट। अब मैं जितना देख रहा हूँ उससे भी पहले मोटा होता था। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, फिटनेस से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैं अपनी डाइट कंट्रोल करूँ। मेरा फंडामेंटल बिलीफ डाइट में ये नहीं है कि मैं कीटो खाऊं या फिर मैं कार्ब्स कम करूं। मैं आई बिलीव इन बैलेंस डाइट, बट क्वांटिटी कंजम्पशन कैलोरी वाइज कम हो, उस पर मैंने काफ़ी फोकस करना शुरू किया है। तो आपकी फेवरेट 5 बुक्स बता दो कुछ, अगर आपको पढ़नी पसंद है तो। फेवरेट 5 बुक्स ज़्यादातर बिजनेस मिलेगी आपको, बट मेरी सबसे अच्छी किताब जो मेरे को लगती है वो है होमो सेपियंस। मेरे को एक बुक आई थी होमो सेपियंस के बाद, मेरे को थोड़ा पॉलिटिकल वो भी बहुत पसंद है। एक 100 Years ऑफ मैराथन है चाइना के ऊपर, वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी किताब। देन एक बुक है हु मूव्ड माई चीज़, बहुत छोटी सी है, उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा वो लगा था। देन आई ऑल्सो लाइक 0 to 1 अलॉट। इफ 0 to 1 मेरे को बिजनेस खेलने के लिए काफ़ी सही लगी थी किताब। देन एक कंपनी है बिल्ड टू सेल, एक बुक है बिल्ड टू सेल, वो भी अच्छी लगी थी। ये 5 किताब मैं ये बोलूँगा। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया अगेन मेरे लिए, क्योंकि इस टाइम पे कोई हॉबी नहीं होती जब बिजनेस करने को जाते हो तो। एग्जैक्टली बट मेरे को सिनेमा का बहुत शौक है। मेरा सिनेमा एक्सपोजर आई बिलीव काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इंडियन, यूएस, यूके, मैंने फॉरेन सिनेमा भी बहुत देखा। मैंने लाइन से रशियन मूवीज़ देखी है, मैंने लाइन से स्वीडिश यूरोपियन मूवीज़ देखी हैं। इंजीनियरिंग है ना? इंजीनियरिंग के बाद भी तो मेरे को कौन सा डायरेक्टर मैं मतलब आई फोकस मोर ऑन डायरेक्टर्स देन एक्टर्स। तो कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा कैमरामैन है, इन सब चीज़ों की भी बहुत नॉलेज रखती है। आई डोंट नो द टेक्निकल्स ऑफ द शूट, आई एम नॉट सेइंग दैट आई नो दैट पार्ट टेक्निकली, बट क्रिएटिविटी साइड पे हाँ, ड्रामा मूवीज़ बहुत ज़्यादा है। तो सिनेमा इज़ समथिंग विच आई फॉलो, कि क्या कौन कब क्या कहाँ पे कर रहा है एज ए हॉबी। और आई प्ले अ लिटिल बिट ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल एवरी सैटरडे संडे। अच्छा, हर सैटरडे संडे बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो? तो यहाँ इंडिया में सारे दोनों ही करते हैं एक्चुअली, ऑलराउंडर। बट हमारा ग्रुप है, मेरे कॉलेज के ही लोग हैं, और सारे जितने भी हैं इकट्ठा हो जाते हैं। हर सैटरडे संडे भी क्रिकेट और फुटबॉल, बोथ डिपेंड्स जिसका जब मन हो। ठीक, कितने घंटे खेलते हो? 2.5 से 3 घंटे एक बारी में। ज़्यादातर रात को होता है 9 से 11। अच्छा, तो फुटबॉल ही ज़्यादा होता होगा? फुटबॉल भी होता है, क्रिकेट भी होता है नाइट्स में। ठीक है, तो अभी बहुत मज़ा आया आपके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला, व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो मैं आपसे एक फाइनल मैसेज चाहूँगा कि आप ऑडियंस को क्या देना चाहोगे? हमारी जो ऑडियंस है वो बिजनेस ऑडियंस है, तो और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि कॉलेज के अंदर है अभी और कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ करने का, उनको पता नहीं है क्या करना है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा, जो मेरे को बहुत टाइम बाद लगता है कि मेरी पर्सनल रियलाइजेशन है, वो ये है कि प्लान आप जब बनाते हो किसी भी चीज़ के लिए, बिजनेस प्लान, लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए, चेंज कर सको, ऐसा रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप बिज़नेस प्लान में कमिट मत करो। चाहे बिजनेस नया आइडिया शुरू कर रहे हो या फिर चलते हुए बिजनेस में कुछ नया प्लान, कोई एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी सोच रहे हो, किसी भी तरीके से,
जब तक आप 100% श्योर ना हो, आप टाइम लो, जल्दीबाजी मत करो जब तक कमिट करने से पहले। पर जब आपने कमिट कर दिया किसी बिजनेस प्लान को या आइडिया को कि आपका विश्वास है उस चीज़ पे, तो उस पे स्टिक करना सबसे मुश्किल काम है। बिजनेस या फिर कोई भी प्लान हो, उस पे स्टिक कर पाना, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि स्टिक करना सबसे बोरिंग काम होता है। हम लोग की आदत होती है कि हर दिन या कुछ नया कुछ हम लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, बट चीज़ें हो रही होती हैं। आपने प्लान किया है, किसी एक विश्वास से किया है, वो विश्वास शायद गलत हो या सही हो, बट उस विश्वास, अगर वो गलत भी होगा तो वो सही बन जाएगा अगर आप स्टिक करोगे। तो मेरा मानना है कि प्लान बनाने के बाद उस पर स्टिक करो, डोंट चेंज द प्लान until or unless you are sure कि until or unless something everything is gone away, but just because कोई कुछ आके एडवाइस दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, आप प्लान चेंज कर लो और अकॉर्डिंग दूसरों के एडवाइसेस से अपना प्लान चेंज करना है समथिंग विच आई फील नोबडी शुड डू। और वो तभी हो सकता है जब आपको फर्म बिलीफ हो, आपको बहुत ज़्यादा विश्वास हो अपने प्लान पे। इसलिए मैंने पहले बोला कि उतना विश्वास लेके आओ, तब जाके उस प्लान पे कमिट करो। अदरवाइज प्लान भी रातों रात बन गया, प्लान रातों रात चेंज भी हो गया किसी के कहने पे, वो मत करना, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। बहुत ही बड़ी बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको कि बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। मैं इनसे कूपन कोड मांग लेता हूँ, दे दोगे कोई कूपन कोड अगर किसी को ऑनलाइन लेना हो तो? सो इंडीज़ एक कोड है, INDIES, जो आप हमारी वेबसाइट hoypure.com HOIPURE.com के अंदर जाएंगे तो उसमें से आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो इंडीज़ कोड को यूज़ करिए, और इससे आपको फ्लैट 25% डिस्काउंट मिलेगा विदाउट एनी ऑर्डर वैल्यू, नो अदर थिंग। फ्लैट डिस्काउंट होगा, जितनी बार भी आप यूज़ करेंगे उतनी बार अवेल कर सकते हैं। दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द ऑडियंस ऑफ इंटेलेक्चुअल इंडीज़।